बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कहीं जुगनुओं की कितार में और इसकी राइटर है फ़ाखरा जबीन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे, हो नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी। बड़ी मुस्तकिल मिजाज है ये मुटियार, पिछले आधे एक घंटे से मुसलसल गंदले तोड़ रही है। दुपट्टे के गिर्द क्रोशिये से बेल बनाती नाज़नीन ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर सबीउल हसन को देखा, जो बेड पर स्टिकर लगाते हुए कितनी ही देर से इन जुमलों की गर्दान किए जा रहा था। हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे, हो नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी, हो तू नहीं। हाय, ऐसी अलमनाक हाय पर आकर तान टूटी थी कि नाज़नीन के हाथ से क्रोशिया और मीनापी के हाथ से गुड्डू फिसलते फिसलते बचा था। महरीन अपने मासूदा चेहरे के साथ बेडरूम की खिड़की से बाहर को मुड़ आई थी। शहजादी सनावर रेकिंग पर आधी से ज़्यादा नीचे लटक गई थी हकीकत मालूम करने को, और राकी पिछले बाग से इस हाय का पस मंज़र मालूम करने को भागा चला आया। उफ़ अम्मी हजूर, ये क्या जुल्म कर डाला आपने। सभी ने तमाशबीनों को पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होते देखकर कमल सहलाने का इरादा मौकूफ़ करते हुए नहायत दर्दनाक आवाज़ में अम्मी से शिकवा कर डाला था। बिल्कुल ठीक किया अम्मी ने। कोई एक आदमी गा रहा हो तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, मगर सभी तुम तो पूरे मोहल्ले को साथ लेकर गाते हो, और वो भी इतना बेसुरा कि इतराफ़ में बसने वाले गधे को और कव्वे अपनी समातों से महरूम हो जाने की दुआ करते हैं। महरीन को उससे कभी नहीं बनी थी। इतना तो मुझे मालूम है, तुम समातों से महरूमी की दुआ मांगती हो, मगर ये इल्म नहीं कि तुम्हारा शुमार अव्वल ज़िक्र में होता है या मुअख्खर ज़िक्र में। लेकिन इस बात पर बहस बाद में होगी। फ़िलहाल तो तुम अपनी शक्ल गुम करो। कसम से हज़ारों साल पुरानी मम्मी लग रही हो इस वक्त। वो महरीन पर चोट करने के बाद दोबारा अम्मी की तरफ पलटा। बताइए ना अम्मी हजूर, आखिर किस जन्म का बदला लिया है आपने हमसे? क्या आपको हम पर ज़रा भी दर्स नहीं आया? अगर ऐसा भारी हाथी को भी पड़ जाता तो वो भी लुढ़कता हुआ कोसों दूर जा गिरता। कसम ले लीजिए, अभी तक सनसनाहटें हो रही हैं पूरे जिस्म में। आखिर हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? बताइए अम्मी हजूर, बताइए, वरना हम अपनी जान दे देंगे। सभी पूरी कुव्वत से उनके दोनों हाथ पकड़े कह रहा था मुबादा इस दौरान वो दोबारा उसकी कमर का मिजाज ना पूछ जाए। मगर कसूर अम्मी हजूर का भी कहाँ था कि 5वीं मरतबा उन्होंने मीना से बात करने के लिए मुंह खोला था, और 5वीं मरतबा ही उस कम इलम मुटियार ने उनका मुंह बंद करवाया था, और मुंह बंद होते ही अगर उनके हाथ खुल गए थे तो इसमें क्या ताज्जुब था। 1000 दफ़ा कहा है कि आपस में बात कर रहे हो तो तमीज़ से बैठा करो, मगर मजाल है जो तुम पे किसी बात का असर हो। कहने को नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, मगर हरकतें घिसियारों जैसी हैं तुम्हारी। अम्मी का नवाबी खून जोश में आ रहा था। मेरा ख्याल है घिसियारों की जगह मिरासियों का लफ्ज़ मुनासिब रहेगा। रॉकी ने बड़े अदब से तस्दीक की थी। जवाबन सभी का बैठ उसके तख्ते पर आ पड़ा था। शर्म नहीं आती तुम्हें मालिकों की शान में गुस्ताखी करते हुए? उफ़, मेरी मजाल कहाँ कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूँ। वो टखना टखना सहलाते हुए मिनमिनाया था। बैट टखने पर लगा है, मगर चोट गालबन दिमाग पर आई है। सभी बुड़बुड़ाते हुए सीधा हो गया था। मिसिस फुरकान ने तो डीप फ्रीज़र ख़रीद लिया है, मीना अपनी अम्मी को बता रही थी। क्यों, कोई ख़ास वजह? सभी को मीना अपी के लहजे ने चौंका दिया था। हाँ भाई, बकरीद जो आ रही है, तो क्या बकरीद पर वो डीप फ्रीज़र की कुर्बानी करेंगी? सभी की हैरत बजा थी। जी नहीं, डीप फ्रीज़र में बैठकर ईद मनाएंगी, राकी ने वजाहत की, मगर अम्मी की शोला बार नज़रों ने दोनों को यकलख्त खामोश करवा दिया। और हाँ अम्मी, मिसिस फुरकान इस दफ़ा 2 कुर्बानियाँ कर रही हैं। मीना अपी ने अम्मी को नई इतला दी। एक तो मिस्टर फुरकान की, और दूसरी। सभी का लहजा सवालिया और अंदाज शरारती था। रॉकी, सब्र का पैमाना लबरेज होते ही अम्मी ने रॉकी को पुकारा था। उठाओ इसे यहाँ से। उन्होंने सभी की तरफ इस अंदाज से इशारा किया गोया कचरा उठाने को कह रही हूँ। मगर अम्मी हजूर, सभी एकदम गड़बड़ा गया, मगर अगले ही लम्हे रॉकी के बाजू उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में ले चुके थे। अम्मी हजूर, रहम कीजिए, खुदारा रहम कीजिए। सभी बिलबिला रहा था, मगर रॉकी उसकी एहतजाज करती टांगों और फलक शुगाफ नारों से बेपरवाह होकर उसे अंदर ले गया था। हत्या कि उसने सभी के दोनों हाथों को भी पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, जिन्होंने उसके बालों को बुरी तरह जकड़ रखा था। मालूम नहीं इस खत का मतन क्या था, जिसको पढ़ते ही अम्मी को उनके हर काम में कीड़े नजर आने लगे थे। देखो ज़रा इसको, इस महरीन को, बिल्कुल ऊँटों की तरह चलती है। अम्मी ने मीनापी को महरीन की तरफ मतवजह किया, जो भी 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती छत से नीचे आई थी।
महरीन, ये कोई तरीका है चलने का? खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें यूं कुदकरे लगाते देखा, लड़कियों की तरह सहज सहज कर चलना सीखो, यूं जैसे पानी पे पाँव धरते हो। लेकिन अम्मी, पानी पे पाँव धरने से तो फिसलने का खतरा होता है। महरीन की मासूमियत पर अम्मी जलकर रह गई। जबकि शनावर की शामत दोपहर के खाने पर आई। ये रोटी तुमने बनाई है? किनारे कहीं से कच्चे हैं तो कहीं से मोटे। आर से नावल ड्रामे सब बंद, पहले ढंग से खाना पकाना सीखो। और हाँ, ये बालों में कभी कभार तेल ही डाल लिया करो, कैसे उजरे उजरे लग रहे हैं। उनकी निगाह बात करते करते सनावर के शोल्डर कट नरम बालों पर जा पड़ी तो झट से मौजू भी बदल गया था। सबीहुल हसन के बाकायदा कान पकड़वा कर उसे हदायत की गई कि आज के बाद अगर उसने कोई बेसुरा राग अलापने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदारी खुद उसी पर होगी। नाज़नीन, हद हो गई भाई, इस तरह हलक पार कर हंसती हो कि एक पूरी गेंद तुम्हारे मुंह में समा सकती है। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हारा ये जिन्नाती किस्म का कह कहा सुना, और ये आज के बाद की वार्निंग कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार करेगी कि लड़कियां बेख्तियार चीख उठी थी। आहिर होना क्या वाला है आज के बाद। और जवाबन मीना आपी ने बड़े इत्मीनान से उन्हें बताया था, चंद दिन बाद नवाब एहसान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए अम्मी की ख्वाहिश है कि आज के बाद हर फर्द हस्ब ज़रूरत अपनी हरकत और सकनात पर गौर कर ले ताकि नवाब एहसान पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। लेकिन नवाब एहसान हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सवाल की बोछार ने मीनापी को अच्छा खासा झुंझला दिया। सो पहले गुड्डू को नाज़नीन की गोद में पठा ठंडी ठार चाय का कप मुंह से लगाकर खटाखट चढ़ाया, जो रॉकी कई मिनट पहले उन्हें देकर गया था। फिर महरीन और सनावर को बेड पे इधर उधर लटका कर अपने लिए जगह बनाई और शुरू हो गई। नवाब हसान हमारे दादा जान की फुफोजाद बहन की जेठानी के नवासे हैं। उनकी वालदा एक अरसे से खालिस नवाबी ख़ानदान की तलाश में थी, जहाँ वो अपने लाइक फाइव बेटे की शादी कर सके। इत्तेफाक से एक तकरीब में उनकी मुलाकात दादा जान से हो गई, और इत्तेफाक से इस वक्त दादा अपने फुल नवाबी लिबास और नवाबी मूड में थे। नतीजन नवाब हसान की वालदा ने फ़ौरन ही खुद दिली ख्वाहिश का इजहार किया, और अब वो नवाब हसान बजाते खुद यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं शहज़ादी सनावर को देखने के लिए। क्या? नाज़नीन और महरीन तो चिल्ला ही उठी थी, जबकि सनावर सुमुन बुकमुन की तफसीर बन गई। दादा ने उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दे दी? हाँ तो और क्या भाई, वो 21वीं सदी के दादा हैं। इनका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? सनावर के हवास कुछ देर बाद ही काबू में आए थे। दादा का? जी नहीं, उस नवाब हसान का। नाज़नीन और महरीन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सनावर को खाम खा चिराए दे रही थी। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली कौन सी बात है? आजकल तो लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और तब कहीं जाकर शादी का फ़ैसला करते हैं। मीना अपनी बेनियाजी से कह रही थी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ओह, दादा को भी नवाब हसान को इस मकसद के लिए यहाँ आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। सनावर का मूड बुरी तरह से बिगड़ रहा हुआ था। ओफो भाई, वो तुम्हें अगवा करने नहीं आ रहे, एक नज़र देखेंगे और बस। और अगर एक नज़र देखने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? सनावर के गसीले लहजे पर उन्होंने बनज़र गायर उसके सरापे को देखा था। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, दूसरे ये कि रिजेक्ट करने का हक़ तुम्हें भी हासिल है। तुम्हें पसंद ना आए तो बेशक तुम इनकार कर देना। मीना अपी इसके तमाम एतराज़ात को रद्द करते हुए गुड्डू को गोद में लिए बाहर चली गई। भाई, ये तो कोई बात ना हुई। सनावर उनके पीछे बड़बड़ाते हुए जली भुनी बैठी थी। मदद तलब नज़रों से नाज़नीन और महीन की तरफ देखा तो उनकी दबी दबी हंसी ने उसे मज़ीद रूहानसा कर दिया था। बाहर में जाओ तुम लोग, इसे और कुछ नहीं सूझा तो तकिए में दूध मुँह देकर लेट गई। नवाब हसान की सवारी बाद बहारी की आमद में चंद रोज़ बाकी थे। लहजा तैयारियां भी उसी लिहाज से की जा रही थी, और चूँकि नवाब हसान दद्दा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा घबराए हुए भी वही थे। उनका बस नहीं चल रहा था दुनिया जहान की नवाबी इस एक घर में सिमेट लें। और इस दौरान सभी के वालिद यानी इकलौते साहबजादे नवाब फसीहुद हसन को भी खूब बुरा भला कहा गया, जो अपनी 4 अदद साहबजादियों और 1 अदद साहबजादे को उनकी जिम्मेदारियाँ देकर ख़ुद बसिलसिला रोज़गार शारजा में मुकीम थे। चूँकि नवाब हसान का कुछ रोज़ा क़याम भी मुतवक्का था, इसलिए अनेक्सी की मरम्मत भी करवा दी गई। बकौल दद्दा थोड़ा थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर दिया गया था, और जब ये थोड़ा बहुत इंतज़ाम सभी ने देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें फटने के करीब हो गई। कमरे के दरवाजे पर और खिड़कियों पर हरीरी पर्दे सरसरा रहे थे। लकड़ी का कदीम तर्ज का जहाज़ी साइज़ पलंग कमरे के दाएं दीवार के साथ लगा दिया गया था, जो गालबन दादी मरहुमा के जहेज़ का था। मुरक्कश पायों वाली कुर्सी
میز ایرانی کلین گاؤں تک کی، ددا کی ذاتی بندوق جو بڑی شان کے ساتھ سامنے والی دیوار پر آویزہ تھی۔ اس کے علاوہ ددا کے ذاتی بکسے سے نکلے ہوئے چند ڈیکوریشن پیسز تھے جنہوں نے کمرے کی فضا کو مزید نوابی بنا دیا تھا۔ اور ابھی یہ تھوڑا بہت ہے، راکی نے سبھی کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ میرا خیال ہے تھوڑا کاٹ کر بہت رہنے دیتے ہیں۔ سبھی نے جوابی سرگوشی کی جو شامت اعمال ددا کے کانوں تک پہنچ گئی، اور پھر جو ددا بولنا شروع ہوئے تو ان دونوں کو نہ صرف نواب خاندان کی اقدار اور روایات کے بارے میں بھی ایک طویل لیکچر سننا پڑا، بلکہ ان اقدار کی بتدریج محرومی پر ددا کے ساتھ مل کر رونا بھی پڑا۔ اب کیا بتائیں تمہیں، جب ہم نواب حسان کو ایک نظر دیکھنے ان کے گھر گئے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ریاست میں ابھی بھی ان کی حکمرانی ہے۔ بیسیوں ملازم آ جا رہے تھے، سر شام ہی دیوان خانے میں چراغ جلائے جا رہے تھے، اور تو اور کھانا بھی سینی میں لگا کر سرپور سے ڈھک کر پیش کیا گیا۔ یہ سب تو ایک طرف، گفتگو میں ایسا سلیقہ اور انداز نشست و برخاست میں ایسا رکھ رکھو کہ واہ سبحان اللہ۔ انہیں دیکھ کر اس بات پر بے اختیار یقین آنے لگا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو خاندانی روایات سے ہٹ کر زندگی گزارنا گناہ سمجھتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو شہزادی سناور کی قسمت پر رشک آتا ہے، ورنہ آج کل ایسے نوابی لوگ کہاں ملتے ہیں۔ ہاں البتہ کاغذی نواب بہت۔ دادا اس نواب خاندان سے کس حد تک متاثر تھے، اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب دادا نے اپنی سیاہ شیروانی بکس سے نکال کر ڈرائی کلین کروانے کو بھجوائی۔ یہ اور بات کہ ڈرائی کلین کروانے کے بعد جب انہوں نے شیروانی پہنی اور راکی کو سامنے کے بٹن بند کرنے کا حکم ملا تو حکم کی تعمیل میں اسے دانتوں پسینہ آ گیا۔ اوف بھائی ادھر سے کھینچو نا، ہاں ہاں تھوڑا زور لگاؤ۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، میں اپنا پیٹ سکیڑتا ہوں، تم فوراً بٹن بند کر دینا۔ ہاں بھائی یہ ہوئی نا بات۔ دادا شیروانی میں پوری طرح پیک ہو جانے پر خاصے مسرور دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب اس ہولیے میں وہ اپنے کمرے سے برابر ہوئے تو سبھی نے انہیں دیکھتے ہی ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دیا۔ دادا جی کی تون تو دیکھو، جیسے تیل کا مٹکا کوئی، دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے دفن ہے اس میں بکرا کوئی۔ اور اس بے تکے راگ کو سنتے ہی دادا نے جہاں اسے بے بھاؤ کی سنائی تھی وہاں یہ اعلان بھی فرما دیا کہ انہیں دادا جیسا کن ٹوٹا لفظ ہرگز پسند نہیں، لہجہ آر سے انہیں دادا حضور کہہ کر پکارا جائے۔ امی نے دادا حضور کی تیاریوں کا یہ علم دیکھا تو جھٹ سے دادی مرحومہ کا غرارہ نکال کر کٹ لگنے کو دے چھوڑا۔ چاندی کا پاندان جو انہوں نے اپنی ساس کی نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا اسے صاف کروا کر نیا نکور کرنے کے بعد تخت کے اوپر اور اگالدان تخت کے نیچے رکھوا دیا۔ ارے ناظرین ذرا اسٹور روم میں ڈھونڈو تو صحیح، ہو سکتا ہے آفتابہ اور چلمجی بھی مل جائیں۔ انہوں نے بہت اجرت میں ناظرین کو ہدایت دی تھی۔ ہائے آفتابہ کا اسٹور روم میں کیا کام، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ ان کی چہیتی بیوی کو چمچی کہہ رہی ہیں تو وہ کتنا برا محسوس کریں گے۔ اوف یہ میری اولاد، وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ پھر آفتابہ اور چلمچی کو بھول کر راکی کو بازار بھیج کر چھالیا، زردہ، کتھا، چونا، الائچی منگوائی تاکہ پان کا مسالہ پورا ہو سکے۔ اس کام سے فراغت پاتے ہی انہوں نے گھر کے افراد پر توجہ دینی شروع کی تھی۔ مہرین جو گھر میں چھوٹی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ جینز اور کرتے میں ملبوس ہوتی تھی، اب چوڑی دار پجامے اور گھیر دار فراک کے ساتھ کئی گز کا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ مینا بھی اردو لغت ہاتھ میں لیے سکیل قسم کے الفاظ رٹنے کی کوشش میں تھی تاکہ نواب حسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے، اور بقول ناظرین سارا امپریشن تو مینا پہ نہیں ڈال دینا ہے۔ راکی کی گھٹنوں پر سے پھٹی جینس دادا نے بزور لاٹھی اتروائی تھی، اور راکی اس الٹرا ماڈل لباس سے محروم ہونے پر خاصا رنجیدہ بھی ہوا تھا، مگر بعد میں پجامہ اور کرتا پہنتے گھر کے طویل برآمدوں میں راک اینڈ رول سٹائل میں گھومتا نظر آتا تھا، اور بقول سبھی بانسری پر غلاف کی عملی تفسیر بنا ہوا تھا، اور خود سبھی نوابوں کی ہسٹری جاننے کے لیے دادا کی لائبریری میں ڈھیرا جمائے بیٹھا تھا۔ لے دے کر ایک شہزادی سناور ہی رہ گئی تھی جس ڈرامے کا حصہ بننے پر قطعی راضی نہ ہوئی تھی، اور باقی سب نے یہ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اس وقت پر امی حضور کی بس ایک ہی گھوری کافی ہوگی۔ کو تیسری بیل پر گیٹ کھلا تھا اور اندر سے ایک سر برآمد ہوا، جس انداز میں برآمد ہوا لگتا نہیں تھا کہ اس کے نیچے ایک دھر بھی ہوگا۔ جی فرمائیے کی آواز پر نواب حسان نے پلٹ کر دیکھا تو نظر سیدھی اس سر پر سجے گھونسلے نما بالوں پر جا پڑی، اور نواب حسان کو یقین تھا اگر وہ اس گھونسلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو نہ صرف چڑیا پھر سے اڑ جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے 2-4 انڈے بھی ہاتھ لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے بہت شائستگی سے سلام کیا۔ رحمت علی تو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، البتہ برکت صاحب کا گھر اگلی گلی میں ہے۔ بہت سنجیدگی سے جواب دیا گیا ہے جی۔
हैरत का भरपूर मुशायरा हुआ। हाँ जी, तमानियत का मुजाहरा इससे भी शानदार था। अजी हमने अदाब अर्ज़ किया है। नवाब साहब ने जिताया। अच्छा, तो बताकर अर्ज़ करना था ना, गोया सारा कसूर उन्हीं का था। ला हौले वाला। देखिए, नवाब साहब घर पे तशरीफ़ रखते हैं तो इन्हें इत्तला दे दीजिए कि नवाब हसन आज़मुद्दौला तशरीफ़ लाए हैं। अब की बार चबा चबा कर खासी वजाहत के साथ कहा गया। क्या लाए हैं? मुकाबिल का शौक दीदनी था। लाए कुछ नहीं, हम आए हैं, यानी नवाब हसन आज़मुद्दौला। कौन से दौला? नवाब साहब ने दोनों हाथ सीने पर बांध कर सर तपा अपने सामने खड़े उस मुलाजिम टाइप बंदे को देखा। मोहतरम, देखने में तो आप सिर्फ बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन दर हकीकत आप पागलपन की इंतहाई स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। क्या इस घर में आपके सिवा और कोई शख्स नहीं जिनसे हम मिल सकें? ज़ब्ते जज्बात से नवाब साहब का चेहरा तपते तनूर की तरह हो गया। भाई ऐसे कैसे मिलवा दें, आप अपना तारुफ तो करवाएं। और नवाब साहब का बस नहीं चल रहा था इस मुलाजिम को कच्चा चबाजें और डकार तक न लें। हम नवाब हसान हैं, उन्होंने हलक फाड़ कर कहा। जवाबन मुलाजिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? यानी कि आप आइए आइए, तशरीफ़ रंजा, मेरा मतलब है कदम फरमाइए। ओहो, रटे रटाए जुमलों का सत्यानाश हो गया। हम अभी नवाब साहब को इतला करते हैं। मुलाजिम भगटट पीछे को भागा था और नवाब हसान अपने आप को पुरसकून करने के बाद अंदर दाखिल हो गए। सुर्ख बजरी की रविश के इतराफ में बना बाग नहायत वसी और रीज़ था, जिसमें अनवाओ इकसाम के फलदार और फूलदार दरख्त मौजूद थे। मगर नवाब हसान की मरकज़ निगाह वो नाजुक अंदाम हसीना ठहरी थी जो हाथ में पाइप पकड़े गुलाब की क्यारियों को पानी दे रही थी। मालूम नहीं सरसब्ज़ो शदाब माहौल का असर था उस नाजुक कली के दीदार का कि नवाब साहब की बातें खुद ब खुद खिल गईं। घनी स्याह दराज जुल्फ़ों पर नज़रें जमाए वो चंद कदम आगे बढ़े थे। अदाब अर्ज़ है मोहतरमा। खुशगुलो तयूर की मौजूदगी के बावजूद वो पूरी यकीन थे कि उनकी आवाज़ बहुत भोंडी और भयानक नहीं है, मगर फिर भी अदाब के जो उनमें वो मोहतरमा मगर अदाब के जवाब में वो मोहतरमा इस बुरी तरह उछलकर उनकी तरफ पलटी कि पानी की मोटी सी धार उन्हें सरतापा शराबूर कर गई और वो मोहतरमा पहले घबराई, सटपटाई, फिर बेख्तियार हंसती। नवाब साहब हंसी की इस नरम फवार में भीगते चले गए। वाह, पजीराई का ये अंदाज, सुबहान अल्लाह। उन्होंने दोनों हाथों से आंखों में भरा पानी साफ करके दोबारा मुतवज्जा करना चाहा, मगर तब तक मंजर बदल चुका था, बल्कि चिरागों में रोशनी न रही थी, यानी वो मोहतरमा वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो सर्द आह भरते हुए आगे भर गए। रविश के अख्ताम पर मेहराबी दरवाज़ों वाला वसी और ईज़ बरामदा उनके सामने था, जहाँ तख्त पर बिछी सफ़ेद चादर पर मैरून तकिए अजीब बहार दिखला रहे थे। उन्होंने चंद लम्हे रुक कर इधर उधर देखा, फिर सामने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। ये गालबन ड्राइंग रूम था जो कदीम तर्ज के भारी सोफ़ा से सजा हुआ था। नवाब स्थान ने तायराना नज़र इस हॉल कमरे पर डाली तो अगले ही लम्हे बुरी तरह चौंक गए। कमरे के एन वस्त में एक अदद मीनार बना हुआ था। वो कुछ इस तरह के एक बड़ी मेज़ के ऊपर एक छोटी मेज़, इस छोटी मेज़ के ऊपर एक कुर्सी, इस कुर्सी के ऊपर नवाज साहब की बातें एक बार फिर खिल गई। नाजुक लचकीली डाल की मानंद लड़की दाएं बाएं आगे पीछे होते हुए छत का पंखा साफ कर रही थी। उन्होंने इसे पुकारने के लिए लब्बा किए, मगर अगले लम्हे कुछ सोच कर रुक गए। अगर ये भी खौफजदा होकर उछल पड़ेगी तो यकीनन ज़मीन पे आ गिरेंगी। चोट वोट लग गई तो। नवाब साहब का दिल सिन्ह नाजुक के मामले में कुछ ज़्यादा ही नाजुक था। सो झट से दोनों आस्तीनें छुड़ाई, बाजू वाह किए और इस अंदाज से खड़े हुए कि इधर वो आवाज़ निकालेंगे, उधर हसीना तट से उनके बाजुओं में आ रहेंगी। अफसानों में तो कुछ ऐसा ही पड़ा था। उन्होंने तगड़े अंदाज में खंकार कर अपनी आमद की इतला दी। आगे हो कंपाउंड अव्वल दर्जे के ठीठ और परले दर्जे के कमीने हो तुम। कहाँ मड़कप गए थे? जी तो चाहता है जूता लेकर ऐसी धुनाई करूँ कि। लड़की फुल वॉल्यूम से बोलते हुए पलटी तो हवनक बने नवाब साहब को देखकर चिल्ला उठी। कौन है आप? अंदर कैसे आए? क्या कर रहे हैं यहाँ? एकदम सारे सवाल करने के बाद उस लड़की ने कुर्सी के ऊपर से बराह रास्त छलांग लगाई सोफे पर और अगला जंप लगाने के बाद उनके सामने आंख खड़ी हुई। मुंह बंद कर लीजिए, खौफ आ रहा है। लड़की की बात पर नवाब साहब ने सटपटाकर पहले मुंह बंद किया था और फिर फ़ौरन अपने बाजू समेट लिए थे। ला हौले वाला, यानी कि इंतहाई गुस्ताख मुलाजमा है आप। चंद लम्हे बाद उन्हें एहसास हुआ मुलाजमा उनकी शान में गुस्ताखी कर चुकी है। हद हो गई, यानी कि इस घर के मुलाजमीन को नवाबों से बात करने की भी तमीज़ नहीं। सामने खड़ी लड़की जो मुलाजमा के लक़ब पर गज़ब का शिकार हुई थी, अब तंज़िया अंदाज में उन्हें देख रही थी। ओहो, तो आप नवाब है? उसने खासे महजूज अंदाज में नवाब साहब को देखा, जिनकी जुल्फ़ों से अभी भी कतरा कतरा पानी टपक रहा था। जी हाँ, हम हैं नवाब हसन आज़मुद्दौला वल्द महताबुद्दौला वल्द मिराजुद्दौला, दौला ही दौला। लड़की की ज़ुबान दोबारा फिसल गई।
کچھ نہیں جی، ہاں تو آپ بتا رہے تھے آپ نواب حسان. کیا نواب حسان؟ او نو. لڑکی کی حالت صدمے سے یا شاید حیرت سے غیر ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ فل سپیڈ سے ان کی طرف اندر کی طرف دوڑی تھی. ارے ارے یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ اچھا ان کی طرف دوڑی تھی. نواب حسان بوکھلا کر رہ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے لڑکی آندھی طوفان کی مانند ان کے قریب سے گزر کر غراب سے ایک دروازے میں جا گھسی. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نواب صاحب حقیقتاً پریشان ہو کر رہ گئے تھے. مینا آپی وہ آ گئے ہیں. سناور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ تڑ سے مینا آپی کے سامنے بیڈ پر گر گئی. کون؟ گڈو کے پاپا؟ گڈو کے ابا کسی بدروح کی طرح ان کے اعصاب پر سوار رہتے تھے. سو پہلا خیال انہیں کا ہے. نہیں وہ آئے ہیں. گھبراہٹ اس پر بری طرح سوار تھی. اوہ کیا بکرے آئے ہیں؟ قریبی صوفے پہ بیٹھا سبھی پڑھتے مسئلہ سے بری طرح اچھل پڑا کہ ابھی صبح ہی تو اس نے ددا سے قربانی کے بکرے منگوانے کی فرمائش کی تھی. اوہ خدایا تم لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے؟ نواب صاحب آئے ہیں، سناور نے روحان سے لہجے میں کہا. نہیں. سبھی نے چاروں انگلیاں منہ میں داب لی. لگتا ہے تیر کر آئے ہیں. سناور کو ان کا بھیگا لیا یاد آیا، مگر مینا آپی ان کی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سبھی کی طرف پلٹی تھیں. سبھی تم جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، بلکہ پہلے دادا کو اطلاع کرو، لیکن رہنے دو، میں خود امی کو بتاتی ہوں. وہ بوکھلا کر باہر کی طرف لگی. میں کوئی نہیں جا رہا. ارے ادھر مرو. مینا آپی نے اسے کھسکتا دیکھ کر بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر پوری قوت سے ڈرائنگ روم میں دھکا دے دیا. اور سبھی جب لڑکھڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر قالین میں پاؤں پھنس گیا اور نواب حسان کے سامنے اس طرح چاروں شانے چیت ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ سلیم شاہی غصوں پر جمے تھے. خوش آمدید کہنے کا یہ انداز ہمیں پسند آیا ہے. نواب حسان کے لہجے اور چہرے پر تحسین کے تاثرات جھلک رہے تھے. کیا آپ سمندری مخلوق کے نواب ہیں؟ خاصی سنجیدگی سے سوال کیا گیا. خوب، بہت خوب. آپ نے ہمیں پہچان لیا. اس کا مطلب ہے ہم اپنی عوام میں خاصے مقبول ہیں. خاصا کاری وار کیا گیا تھا. سبھی تل ملا کر رہ گیا. تبھی دروازہ کھول کر راکی اندر داخل ہوا تو سبھی گرج اٹھا. کہاں مر گئے تھے؟ مرے کہاں تھے؟ دادا حضور کو پیک کر رہے تھے. راکی نے چمک کر جواب دیا. ہائے کیا اس عمر میں بھی وہ؟ نواب حسان نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا. سبھی خجل ہو کر رہ گیا. جی نہیں، یہ اس پیکنگ کی بات نہیں کر رہا. سبھی نے فوراً وضاحت کی. عین اسی وقت دادا حضور شیروانی زیب تن کیے کمرے میں داخل ہوئے. تب حسان کو پیکنگ کا مفہوم معلوم ہو گیا تھا. دادا حضور کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی مینا آپی چلی آ رہی تھی. ان کے پیچھے گسر پسر کرتی نازنین اور مہرین تھی، اور سب سے آخر میں دادی مرحومہ کے غرارے میں ملبوس امی حضور جھنجھلائی سی ٹھوکریں کھاتی آ رہی تھی. دادا حضور اور امی حضور خاصے پرتپاک انداز میں نواب حسان سے ملے. باقی لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سوالیہ انداز کا جائزہ لیتے ہی سبھی نے تعارف کا فریضہ سنبھال لیا تھا. یہ منال ہے، ہماری مینا آپی اپنی سسرال میں خاصی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں، مگر کبھی کبھی ہمیں بدحال کرنے یہاں چلی جاتی ہیں. ان کے بعد شہزادی سناور افراسیاب کا نمبر آتا ہے. شہزادی سناور نظر نہیں آ رہی. نواب حسان کے لہجے میں چھپا اشتیاق اور تجسس ایک دم عیاں ہوا، جسے محسوس کرنے کے باوجود دادا نے نظر انداز کر دیا تھا. سبھی نے چونک کر ٹیڑھی آنکھ سے انہیں دیکھا، جبکہ نازنین اور مہرین کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیل سے گئے. وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتی. کیوں؟ سبھی کے اطمینان پر نواب حسان چونکے. اس لیے کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود ہی نہیں. نواب حسان کے لٹکتے منہ کو دیکھ کر خاصی خوشی محسوس کرتے ہوئے سبھی نازنین کی طرف پلٹا. اور یہ ہے محترمہ نازنین افراسیاب. نواب صاحب نے بغور دیکھا. یہ وہی محترمہ تھی جن کی بدولت وہ اس وقت بھیگے بلے بنے کھڑے تھے. ان کے بعد ماں بدولت نواب سبیع الحسن افراسیاب کا نمبر آتا ہے، اور یہ ہے محترمہ مہرین افراسیاب. اور اس گھر میں جو مختلف اقسام کی بلیاں اور خرگوش آپ کو نظر آئیں گے وہ انہی محترمہ کا کارنامہ ہے. سبھی تعارف کا مرحلہ ختم ہونے پر خاصا مسرور تھا جب کسی نے زور سے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی. کیا ہے؟ وہ بنا کر راکی کی طرف پلٹا. میرا تعارف. وہ منمنایا. سبھی اسے گھورتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کی طرف متوجہ ہوا. یہ اللہ رکھا ہے، مگر واضح رکھے کہ 21ویں صدی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ خود کو راکی کہلوانا پسند کرتا ہے. جب یہ محترم اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ ان کی شکل دیکھتے ہی اس دائرے فانی سے کوچ فرما گئی. ہماری امی حضور گاؤں سے کوچ فرماتے وقت انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی. تب سے اب تک یہ ہم پر کسی سزا کی طرح مسلط ہیں. پاپ میوزک پسند ہے، اس لیے اکثر پاپ کرتے نظر آتے ہیں. کیا بھوک لگنے پر روٹی نہیں کھاتے؟ نواب صاحب بڑے غور سے راکی کو دیکھ رہے تھے. سبھی نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئے.
मौसूफ झींपने का मुजाहरा करते हुए अपने नए नकोर कुर्ते का दामन आधे से ज़्यादा छुपा चुके थे। रॉकी भाई नवाब साहब को मर्दान खाने में ले चुका ताकि ये ताज़ा दम हो सके, और मीना आप फ़ौरन इनके खाने का बंदोबस्त करें। दादा हजूर ने नवाब हसन को चाय का आखिरी घूंट भरते देखकर हदायत जारी की। आइए मैं आपको मुर्दा खाने, मेरा मतलब है मर्दान खाने ले चलूँ। रॉकी की नहायत आर्जी से कहता हुआ उन्हें अपनी मैयत में लेकर अनेक्सी की तरफ चल दिया। हाय नहीं, क्या वाकई उन्होंने तुम्हें मुलाजिम समझा? नाज़रीन तरहम अबेसनी नज़रों से सनावर को देख रही थी। जाहिर है पीली शलवार, सुर्ख कमीज, सब्ज़ दुपट्टे और बिखरे उजरे हुए गर्द आलूद बालों समेत वो मुझे कोई शहजादी तो समझने से रहे। सनावर ने नहायत इत्मीनान से गोल्डन ब्राउन प्याज का जायज़ा लिया और फिर इनमें चिकन डालकर भूनने लगी, और रही से ही कसर हाथ में पकड़े झारन ने पूरी कर दी होगी। महरीन ने तंज किया। पाँव में जूता भी नहीं था मोहतरमा के। सभी जाने कब किचन में चला आया था, यानी कि हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर नवाब हसन को मालूम हो जाता कि ये है मोहतरमा जहरावी सनावर अफरासियाब, तो वहीं तर से गिरकर बेहोश होते बेचारे जी। और अगर वो मैले पंखे और कोनों कुदरों में लगे जाले देखकर नाक बूझ रहाते, तब आपकी नाक सलामत रहती ना। उसने पाव भर टमाटर चिकन में शामिल करते हुए कदरे जलकर कहा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। नाज़नीन ने फ्रूट ट्राइफल बनाते हुए सर उठाया। ये कोई नई बात थी, आप अक्सर बातों को समझ नहीं पाती। सभी बच्चे कुछ फ्रूट पर हाथ साफ कर रहा था। बको नहीं। नाज़नीन तेज़ धार छुरी उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सनावर की तरफ मतवजा हुई। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि नवाब साहब ने ख़त में अपने आने की तारीख 16 लिखी थी, तो 12 यानी 12 तारीख को क्यों करार टपक पड़े? इसलिए कि उन्होंने ख़त में भी अपने टपकने की तारीख 12 ही लिखी थी। जवाब सनावर की बजाय सभी की तरफ से है, चूँकि चनाचे तीनों काम छोड़कर उसकी तरफ घूम गई। क्या मतलब? मतलब ये कि उनका ख़त मीना भी ने वसूल किया था। उन्होंने नहीं दादा हजूर को पढ़कर सुनाया था। नवाब हसन ने तारीख तो 12 ही लिखी थी, मगर उर्दू हिंसों में। मीना पी को हमेशा की तरह मुगालता हुआ और वो 12 को 16 के हिंसे में बदल गई। और चूँकि उन्हें खुद पर तालीम याफ्ता होने का गुमान है, सो उन्होंने किसी और को ये ख़त दिखाने के बजाय दादा हजूर के दराज में बंद कर दिया था। इसीलिए तो सारी गड़बड़ होगी। वैसे सनावर, तुमने तो उन्हें देख लिया था ना? सच सच बताओ कैसे लगे? महरीन ने उसके कान में घुसते हुए शरारत से पूछा। काफ़ी हद तक मेंढक से मुशाबा थे। सनावर की बात पर नाज़रीन की हंसी छूट गई थी। वो सारा कारनामा तो नाज़रीन की बच्ची का था, जबकि हकीकत में तो अच्छी खासी स्मार्ट हैं वो। महरीन दोबारा सलाद की तरफ मतवजा होते हुए बोली। तभी मीना भी खासी उजरत में किचन में दाखिल हुई। कहाँ है सनावर? उफ़ो, एक तो ये इतना बड़ा दुपट्टा किसी भी अजाब से कम नहीं। वो खांसी झुंझला गई थी। तेज़ी से अंदर आते हुए दुपट्टा पीछे रह गया था और वो खुद आगे भर आई थी। मुँह में बड़बड़ाते हुए उन्होंने कल्फ लगे दुपट्टे को आखिरी कोने से पकड़कर घसीटा और बेजारी से गर्दन के दो चार बल देकर उसे समेटा। ऊपर से इतनी गारी उर्दू बोल बोल कर मुँह दुखने लगा है मेरा। उन्होंने यूं ही सिंक में रखे बर्तनों की उठापटक की। और ये तुम किचन में घुसे क्या कर रहे हो? जाकर कंपनी दो नवाब साहब को। उन्होंने सभी को डांट कर भगाया और फिर सनावर की तरफ मुतवज्जा हुई। 100% यकीन था कि मोहतरमा सर झाड़ मुँह फाड़ घूम रही होंगी। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, स्काई ब्लू कुर्ता पजामा पहन लो, मैंने इस्त्री कर दी है। ये क्या बात हुई मीना पी? कोई मुनफरद सा लिबास निकाल दी ना। कुर्ता पजामा तो रॉकी ने भी पहन रखा है। महरीन को ये मुमासलत एक आंख नहीं भाई थी। तो क्या रॉकी कुर्ता पजामा पहनकर शहजादी सनावर लगने लगी है, या सनावर कुर्ता पजामा पहनकर रॉकी बन जाएगी? हद हो गई। यानी कि वो जल कर कहती हुई आगे बढ़ गई, मगर फिर पलट आई। और हाँ, बालों को यूं मत छोड़ देना जैसे अभी बीन में बम फोड़ा गया हो, बल्कि बालों की सीधी मांग निकाल कर परांदा डाल दो। परांदा? सनावर हक्का बक्का रहेगी। जबकि नाज़नीन अपने हाथों से उसकी पोनी नापने लगी थी। नामुमकिन मीना भी। नाज़नीन ने मायूसी के अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। बिलफर्ज हमने मुशक्क़त कर भी ली तो ऐन मुमकिन है उधर सनावर नवाब साहब के सामने हाज़िरी दे, उधर परांदा कदमों में। नाज़नीन ने सनावर को डरा दिया था। बेवकूफ़, नकली बालों की जुटियाँ मेरे कमरे में पड़ी है, परांदा इसमें डाल दो और सनावर के हाथ में पकड़ा दो। महरीन ने फट से फिक्रा झड़ दिया। शट अप, क्लिप या बैंड वगैरह लगाकर इसके बालों में सेट कर दो। उनकी सोची समझी स्कीम सुनकर वो रोहानसी होगी। क्या तमाशा है आप ही, ये सब करना ज़रूरी है क्या? खबरदार जो ज़्यादा बोलने की कोशिश की। ऐसे मामलात में बच्चियाँ अपनी राय नहीं देती। जी हाँ, बच्चियाँ तो जैसे अभी फीडर पीती हैं ना। वो चम्मच पटक कर कुर्सी पर जा बैठी। और हाँ, खाने तक तैयार हो जाना, खाना सब लोग इकट्ठे खाएंगे। सब लोगों पर जोर देकर वो किचन से बाहर निकल गई। और अभी सनावर दरवाजे को घूर रही थी जब वो दोबारा नमूदार हुई। और हाँ, फॉर गॉड से कापी, अब बस करें। उसकी आंखें सचमुच भर आई थी। बस आखिरी बात वो ये कि दुपट्टा सर से सिरकने ना पाए। एक तो खिलाफ तहज़ीब समझा जाएगा, और दूसरा वो जुमला अधूरा छोड़कर बाहर निकल गई।
यार पकड़ना, मैं बेहोश हो रही हूँ। वो शदीद सदमे के जरिए सर लहराती हुई किचन टेबल पर गिर गई, जबकि महरीन और नाज़नीन के छत पर कह कहे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जनाब की ब्लॉक आबा मोहतरम नवाब हसन खुली किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ मतवज्जा हुए। एक बात तो बताइए मोहतरमी, हैं नवाब साहब, क्या आपको हमारे मुज़क्कर होने पर कोई शक है? रॉकी मोहतरमी के लफ्ज़ पर तरफ उठा था। अरे अरे नहीं, अल्लाह रखा। उन्होंने तो अपनी दानिश में उसे राम करने की कोशिश की, मगर वो यूं उछला गोया बिच्छू ने डंक मारा हो। नवाब साहब हद करते हैं आप भी। क्या सिर्फ हमें ही अल्लाह ने रखा हुआ है? इसके शिकायती लहजे पर नवाब साहब सर झुका कर रह गए। देखिए, हम तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे थे कि क्या शहजादी सनावर भी खाने पर मौजूद होंगी। उनके खोजते लहजे पर दुनिया जहान की बेनियाजी रॉकी के चेहरे पर आन टपकी। मालूम नहीं? चलिए इतना तो बता दें, वो हैं कैसे? खासी खूनखार हैं। क्या मतलब? क्या काटती हैं? वह कदरे खौफजदा हुए। मैंने ये तो नहीं कहा। राखी का अंदाज मुकरने वाला था। अच्छा, वैसे देखने में कैसी हैं? लहजे में इश्तियाक की फरावानी थी। मालूम नहीं। राखी ने कंधे उचकाकर पढ़ाया हुआ सबक दोहराया और उसकी साफ धांधली पर नवाब साहब ने कड़े तेवरों से उसे घूरा था। खाना दस्तरखान पर लगाया जा चुका था। नवाब हसन ने बैठते हुए तमाम अफराद का जायजा लिया, मगर निगाहें गोहरे मकसूद को पाने में नाकाम रही। वो दिल ही दिल में अफसोस करते हुए अपने ख्यालात में खो गए। चूँकि उस वक्त जमीना भी कह रही थी, सनावर तुम यहाँ आ जाओ। उन्होंने हसन के सामने वाली नशिस्त उसके लिए मुंतहिब की थी। नवाब साहब ने फ़ौरन सर उठाकर देखा और फिर तवील सांस लेकर रह गए। बड़ा सा दुपट्टा कुछ इस अंदाज में ओढ़ा गया था कि शटल कॉक बुरके का मुतबादिल लग रहा था। वो मामूली सी झलक भी ना देख सके। सोने पे सुहागा ये कि मीना आपी की पेशकश को मुतसरत कर दी हुई दादा हजूर के पहलू में जा बैठी और फिर खाने के दौरान उन्होंने सर तोड़ कोशिश की उसके दीदार की। कभी गिलास उठाने के बहाने आगे हुए, कभी को डिश लेते हुए आंखों को शरकन गड़बड़ हरकत दी, कभी दाएं खिसके कभी बाएं। और साकित उस वक्त हुए जब अपने सामने बैठी सभी के चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट देखी। हसन लीजिए ना सिंगापुरी चिकन, सनावर ने बनाया है। मीना भी उनकी खातिरदारी में मसरूफ थी। ये भी लीजिए ना, सनावर ने बनाए। सभी ने माल टोकरी उनकी तरफ बढ़ाई। माशाल्लाह, क्या कुछ बना लेती है मसूफ़ा। उन्होंने हल्का सा तंज किया। बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना लेती हैं, और उल्लू बनाने में तो उनका कोई सानी नहीं। इससे पहले कि सभी उसकी मज़ीद खूबियाँ गनवाता, मीनाबी की कोहनी ज़ोरदार तरीके से उसकी पसलियों में लगी थी। वो गालबन इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए टोकरी एक झटके से उसके हाथ से छूटी। एक माल्टा उड़ता हुआ नवाब हसन की प्लेट में पहुंचा और नतीजे के तौर पर सिंगापुरी चिकन उड़कर नवाब की गोद में जा बैठा था। टोकरी गालबन जग पर लगी थी, इसलिए पानी भल भल करता हुआ दादा हजूर की तरफ जा रहा था। ओफो सभी, तुम्हें कब अक्ल आएगी? दादी के पहलू से निस्वानी आवाज़ उभरी तो नवाब साहब गोद में पड़े चिकन को भूलकर उसकी तरफ मतवजा हो गए। सनावर फौरी तौर पर अपनी जगह से उठी और अभी हसन की मुतजस्सिस निगाहें लंबी चोटी परांदे का नज़ारा ही कर सकी थी कि दादा हजूर का वसी और इस वजूद एक बार फिर उनके निगाह के रास्ते में हाइल हो गया। ओ गॉड! उन्होंने बेचारगी और बेबसी के एहसास से मगलूब होकर गर्दन कंधे पर डाल दी थी। थैंक गॉड हमारा प्लान कामयाब रहा, वरना मुमकिन था कि नवाब हसन सनावर को देखकर कहते, माफ़ कीजिएगा, हमें मुलाजमों के साथ खाने की आदत नहीं। नाज़नीन के कहने पर बाकी सब मुस्कुरा दिए, जबकि मीना भी नाराज़गी के इजहार के तौर पर महफिल से वॉकआउट कर गई थी। वैसे सनावर बाजी, जितनी लंबी आपकी चुटिया थी ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था झूला लेने को। रॉकी दांत निकालते हुए बोल रहा था। वो सब इस वक्त बरामदे में मौजूद थे। हसन नक्शी में तशरीफ़ ले जा चुके थे। सनावर किसी तौर पर भी नवाब साहब को अपना चेहरा दिखाने पर राज़ी नहीं हुई थी। बाकी सबको मजबूरन उसका साथ देना पड़ा, और अब तो ये खौफ था कि अगर जो उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही पहले दिन वाली गुस्ताख मुलाजमा है, तो जाने उनका रद्द-ए-अमल क्या होता। इसलिए वो सब चेहरा ना दिखाने वाली तरकीब की कामयाबी पर खासे खुश थे, बल्कि अम्मी और मीना बीबी की भरपूर डांट भी उन्हें बदमज़ा नहीं कर पाई थी। इस वक्त बरामदे में विराजमान वो सब खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे जब दद्दा चले आए, जो अपनी शेरवानी के बगैर खासे गैर मुतमिन लग रहे थे। क्यों मियाँ साहबजादे, आपको क्या हुआ? उन्होंने आते ही सभी की कमर पर छड़ी बजाई, जो खिलाफ आदत खामोशी से तख्त पर औंधा पड़ा था। दादा, इन्हें बकरेरिया हो गया है। रॉकी दिल वाले अंदाज में कहता हुआ उनके नज़दीक चलाया। ये बकरेरिया क्या होता है? दादा की मालूमात इस बारे में इंतहाई नाकस थी। इंतहाई खौफनाक बीमारी है जी। बकरीद के नज़दीक तो ये वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। रॉकी, तुम बीमारियां भी अपनी जैसे ही ढूंढते हो, जिनका ना सर होता है ना पैर, दादा ने खौफजदा अंदाज में कहा, और रॉकी फ़ौरन से पेशतर अपने पैर और सर ढूंढने लगा।
सभी मियाँ, क्या मसला है भाई, ज़रा चेहरा तो दिखाओ। उन्होंने सभी को सीधा किया। ददा हजूर, हमें नहीं पता, हमें बकरा चाहिए। ददा को माइल बे इल्तफात पाकर सभी ने झट फरमाइश कर दी। माशाल्लाह, बकरा मांग रहे हो या चॉकलेट? अगर आपने इस दफ़ा चॉकलेट की कुर्बानी देनी है तो वही ले दे। मैं इसी के गले में रस्सी बांध कर पूरी कॉलोनी में घुमा डालूंगा। कम अज़ कम लड़के छेड़ने से तो बाज आ जाएंगे। हाय, तो क्या इससे पहले लड़के तुम्हें छेड़ते हैं? जी हाँ, अभी कल ही तो एक लड़का कह रहा था, नवाब सबीउल हसन साहब, बकरा खरीदने की इस्तात नहीं रही तो मुर्गे के गले में रस्सी डाल लें, नवाब ख़ानदान की इज़्ज़त रह जाएगी। सभी ने दद्दा के नवाबी खून को जोश दिलाया। इंतहाई नामक लोग बसते हैं यहाँ। हमारा तो ख्याल था ईद से एक दो रोज़ कबल मंगवा लिए जाएंगे। अब देखो ना, 15 दिन बाकी हैं ईद में, और इतने दिन कौन देखभाल करेगा? ददा हजूर, मैं करूँगा देखभाल। आखिर इतने अरसे से सभी मियाँ की देखभाल भी तो मैं ही कर रहा हूँ। रॉकी ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की। ओफो, वो तो ठीक है, लेकिन बकरा लाएगा कौन? लेकर भी मैं ही आऊँगा। बकरे ताड़ने में मैं खासा माहिर हूँ। रॉकी गर्दन अकड़ा कर बोला। तुम बकरे ताड़ने में ही माहिर हो सकते हो? सभी की बात पर उसका मुंह बन गया। अच्छा चलो ठीक है। चंद लम्हे की शुशुपंच के बाद ददा ने इजाज़त के साथ साथ हज़ारों नसीहतें और पैसे भी उनके हवाले कर दिए थे। ददा, आप क्या सोच रहे हैं? ददा की पुरसोच नज़रें रॉकी और सभी के ताक़ुब में दरवाजे तक जाते देख कर सनावर ने बेख्तियार पूछ लिया। सोच रहा हूँ, अगर बकरा भी बंदे ताड़ने में माहिर हुआ फिर? उनके बेहद संजीदगी से कहने पर सनावर भी इतनी ही संजीदगी से उन्हें देखा और फिर खिलखिलाकर हंस दी। बकरा आ गया। बकरे के इंतज़ार में दोपहर से शाम हो गई थी। तब कहीं जाकर खामोशी और सोए हुए माहौल में महरीन की चहचहाती आवाज़ उभरी। किचन में काम करते सनावर उसकी आवाज़ सुनकर एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे अरे अरे, पहले ये मसाला पीसो। अम्मी ने भागते चोर की लंगोटी के मुस्ताक उसका परांदा खींचा था, मगर अगले ही पल परांदा चुटिया समेत उनके हाथ में था और सनावर किचन से बाहर वो लॉन में पहुंचे तो सभी बकरे की रस्सी थामे गर्दन अकड़ाए सीना फुलाए खड़े था। सनावर, देखो कितना खूबसूरत बकरा है। बकरा कौन सा है? उसने आते ही एक नज़र बकरे पर, दूसरी सभी पर डाली, मगर इससे पहले कि बकरे की निशानदेही की जाती मीना भागती चली आई थी। कहाँ है बकरा? एनेक्सी के टेरेस पर। दूसरा बकरा कहाँ है? अम्मी हुजूर, क्या आप वाकई इतनी मासूम है जितनी इस वक्त नज़र आ रही हैं? सभी ने बगौर उनके चेहरे का जायज़ा लिया। क्या मतलब? अम्मी के तेवर बिगड़ने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, इसीलिए सभी ने फ़ौरन पैंतरा बदल लिया। अम्मी हुजूर, छोड़िए दूसरे बकरे को, ये अपना शहजादा बकरों से कम तो नहीं। माशाल्लाह, कदो मकामत में बिल्कुल रॉकी जैसा है। सभी को बकरे की मदह में इससे बेहतर तशबीह न सूझी थी। गोया सवाल ये पैदा होता है कि बकरा रॉकी जैसा है या रॉकी बकरे जैसा है। मेरी ने हल तलब मसला उठाया तो सब ने ही अपनी गौर व फिक्र में लग गए, जिनमें सर फहरिस्त रॉकी था। मीना आपी ने सनावर के कमरे का दरवाज़ा आहिस्तेगी से खोलकर अंदर झाँका। गालबन कोई फिल्म चल रही थी और सनावर फिल्म के साथ साथ मज़े से चिप्स उड़ा रही थी। यहाँ ऐश का आलम है और हम हैं कि रातों की नींद गंवा बैठे हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। सनावर, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, क्या कोई काम था? उसने टीवी से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। हाँ, काम ही था। वो दरअसल मैं नाज़नीन अम्मी के साथ किचन में मसरूफ़ है। महरीन अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी और रॉकी को मैंने दुपट्टा रंगवाने बाजार भेजा है। इस लम्बी चौड़ी तमहीद पर सनावर ने खासी हैरत से उन्हें देखा। तो ले दे कि अब तुम ही रह गई हो, इसलिए तुम जाकर अनेक्सी की डस्टिंग करो। उन्होंने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को आम बनाने की कोशिश की। गोया पक्का इंतज़ाम करके आई हैं। वो तवील सांस लेकर रह गई। नवाब साहब वही मौजूद हैं? नहीं भाई, वो कुछ देर कबल बाहर गए हैं। प्लीज़ तुम थोड़ी सी झाड़ पूंछ कराओ ना, 2 रोज़ से उनका कमरा साफ़ नहीं किया गया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? बस 2 मिनट का काम है। आर यू श्योर अपी कि वो बाहर गए हुए हैं? उसने मशकूक अंदाज में उन्हें देखा। लो भला, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? वो बुरा मना गई। मैं तो खुद ये काम कर रही थी, बस वो गुड्डू के उठने का टाइम हो गया है इसलिए। अच्छा अपी, जा रही हूँ? वो बहज उनकी नाराज़गी के ख्याल से उठ खड़ी हुई। अगरचे मीना आपी ने नवाब हसन की गैर मौजूदगी का पूरा यकीन दिलाया था, मगर इसके बावजूद सनावर को कुछ शक सा था। इसलिए दबे पाँव कमरे के दरवाजे तक आकर उसने की होल से अंदर झांका। कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश भी की और फिर चोरी चोरी गर्दन दरवाजे से अंदर डालकर आंखों को सर्च लाइट की तरह हरकत देते हुए पूरे कमरे का जायज़ा भी लिया था। हर तरह का इत्मीनान करने के बाद ही वो कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी पहली नज़र साइड टेबल पर फ्रेम शुदा तस्वीर पर पड़ी। माशाल्लाह, सामान तो इस तरह सेट कर रखा है गोया गर्दमात बनने का इरादा हो। उसने एक नज़र चारों तरफ दोहराकर फ्रेम उठा लिया था। हाथ में राइफल लिए एक मुर्दा शेर के ऊपर पाँव रखकर तस्वीर बनाई गई थी। नवाब कम कसाब ज़्यादा लग रहे हैं।
उसने सर झटक कर तस्वीर वापस रख दी। कमरे में सफाई की कोई ज़्यादा ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही थी, बस चंद किताबें बेड पर बिखरी पड़ी थी। उन्हें समेट कर मेज़ पर रखा। बेड को ऊपर झटक कर दोबारा बिछाने से पलटी तो नज़र जुराबों पर पड़ी। एक जुराब बेड के करीब पड़ी थी, दूसरी की तलाश बसियार के बाद बैरूनी दरवाजे के करीब से मिली। कहने को नवाब मगर आते घिसियारों जैसी हैं। उसे अम्मी का तकिया कलाम याद आ गया जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर सभी के लिए वो बोला करती थी। उसने एक चुटकी में जराबें पकड़ी और दूसरी में अपनी नाक। गालबन उनके हाथ जराबें धोने का रिवाज नहीं। उसने जराबें जूते में रखने के बजाय डस्टबिन में फेंकी और हाथ झाड़ने लगी। तभी हल्का सा खटका हुआ तो वो चौंक सी गई। अगले ही लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुलते देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वही अम्मी। वो एक लम्हे को अपनी जगह साकित हुई और फिर करंट खाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी। रुक जाओ। भारी गूंजदार आवाज़ रोबा दबदबे से रास्ता सी। सनावर दरवाजे का पट थामे जहाँ की तहाँ रह गई। सांस न जाने का हाथ का था कि कोशिश के बावजूद न बाहर निकला न अंदर आया। दिल फुटबॉल के मारे सीने की दीवारों से टकरा रहा था। कौन है आप? वो 2 कदम आगे बढ़े और सनावर के दांत यूं बजने लगे गोया मुंह में तबला फिट करा रखा हो। जिसम अलग बैदे मजनू की तरह कांपने लगा। भैया आपने अपना तारुफ कर नहीं करवाया। उसकी पुश्त पर दोबारा आवाज़ उभरी। मैं। और वो यही लम्हा था जब उसे ख्याल आया कि इस वक्त ना तो उसकी पुश्त पर परांदा झूल रहा है और पैरों में हंसपे मामूल खुस्सा तो दरकिनार चप्पल तक मौजूद नहीं थी। और ये ख्याल आते ही उसे ना सूझा तो बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह वहाँ से भाग निकली। अरे अरे रुको, सुनो। नवाब साहब पुकारते हुए उसके पीछे लपके थे, मगर वो तो यूं भाग रही थी जैसे ब्रेक फेल हो गए हों। इसी अंधाधुंध भाग दौड़ में वो सामने आते हुए सतून को भी ना देख सकी, बल्कि शायद सतून का ही कसूर था कि वो सनावर को अपनी तरफ भागते देखकर भी अपनी जगह से खड़ा रहा। सो अगले लम्हे टन की आवाज़ के साथ मोहतरमा शहजादी सनावर अफरा से आप खाक चाटते हुए सर पे नाचते तारों से महसूस हो रही थी। देखा, गिर गई ना। गोल्डन खुस्से में फंसे गोरे गोरे पाँव उनके उसके ऐन सामने आ रुके थे। उफ, इतनी बेइज्जती। ये कमबख्त ज़मीन भी तो नहीं फट रही वरना इसमें समा जाती। उसने ज़ोर से आंखें मीच दी। भाग भी तो ऐसे रही थी जैसे कि बला पीछे लग गई हो। उन्होंने कदरे झुककर उसे बाजू से थाम कर उठने में मदद दी। बला का नाम तो उन्होंने बदनाम किया होगा जिनके पीछे आप नहीं लगे होंगे। वो मुश्किल उठते हुए वो बंद होंठों समेत चिल्लाई थी, साथ ही पेशानी पर तलू होते घूमर को महसूस करते हुए। उसने सर पर पड़ा दुपट्टा पेशानी से नीचे खींच दिया। सलाम साहब। कोई चारा ना पाकर वो बोल उठी, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन सलाम में इतने सीन नहीं आते। खैर ये बताओ कौन हो, हमारे कमरे में क्या कर रही थी? मुलाजमा हूँ साहब, कमरे की सफाई करने गई थी। गोमर को बढ़ता हुआ हुजूम उसे परेशान कर रहा था। मुलाजमा हूँ, गोया इस घर के मुकीन अपने मुलाजमीन से बहुत अच्छा सलूक रवा रखते हैं। वो उसके अच्छे लिबास से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। लेकिन तुम वहाँ से भागी क्यों? उन्हें अचानक ख्याल आया, मैं डर गई थी। क्यों? क्या हम इतने डरावने हैं? वो गालबन बुरा मान गए थे। नहीं तो नवाब अली, मम्मा मेरा मतलब है जनाब साहब। ओफो, वो बस हक ला कर रह गई। यूँ भी अगर तुम सफाई के इरादे से आई थी तो तुम्हें दरवाज़ा खटखटा कर हमसे इजाज़त लेकर आना चाहिए था। ये क्या चोर की तरह, बल्कि चोरनी की तरह कमरे में दाखिल हुई और फिर भाग खड़ी हुई। ओफो, कहाँ फंस गई मैं। उसने अपने चकराते हुए सर को संभाला। माफ़ कर दीजिए हुजूर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जान छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही समझ आया। माफ़ तो हम कर देंगे बशर्त ये कि तुम हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दो। जी फरमाइए। नवाब साहब ने मुलाजमा समझकर आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। सो वो इत्मीनान से सतून के सहारे खड़ी हो गई। ये जो अपनी शहजादी सनावर है? जी। वो अपनी कहने पर ही तरफ उठी थी। नवाब साहब एकदम गड़बड़ा से गए। मेरा मतलब है जो आपकी शहजादी सनावर हैं वो देखने में कैसी हैं? राजदराना अंदाज में पूछा गया। उफ मीना पी, मुझे वापस आ लेने दे। आपको तो मैं हशर करूंगी कि आपने बताया नहीं। नवाब साहब ने उसे चौंका दिया। वो जी वो सभी जैसी हैं। उसने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा। क्या क्या उनकी मूँछें भी हैं? हाय, तो क्या सभी की मूँछें हैं? वो सभी की शक्ल सोचने लगी। ला हौला वला, गोया अगर तुम्हें ये भी नहीं मालूम तो तुम शहजादी सनावर के बारे में हमें कैसे बताओगी कि उनकी आंखें चमकदार सितारों की तरह रोशन है या अमावस की रात जैसी? उनकी नाक सतवा है या चिपटी? गालों पर गुलाब खिलते हैं या गेंदे के? होंठों से फूल झड़ते हैं या पत्थर कंकरियाँ? और उनकी हंसी रिमझिम करती नरम फुवार जैसी है ये तूफ़ान बादोबारा में गरज चमक का तासुर देती हैं? हाँ हाँ मुलाजमा, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। वो तो गुलामी के से अंदाज में बोलते चले गए और सनावर का बस नहीं चल रहा था उन्हें उठाकर ज़मीन पर इतनी पटखनियाँ दे कि मोहतरम सितवाना गेंदा गुलाब सब भूल जाए और
तूफ़ान बाद दोबारा में गरज चमक का मफहूम भी उन्हें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाए। समझ में नहीं आता क्या करूं। इतने दिन हो गए हैं और अभी तक वो बुड़बुड़ाते हुए बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए थे। सनावर ने भी कमरे की सफाई के साथ साथ नवाब साहब पर लानत भेजी और अपना माथा सहलाती हुई वहां से चल दी। अब उसका इरादा मीना आपी से जंगो जदल का था। बात अजीब ही नहीं, हैरान कुन और नहायत परेशानी का सबब भी थी। मीना आपी ने गुड्डू की नई शर्ट धोकर टेरेस पर डाली थी। बाद में टेरेस से कपड़े उतारते हुए मालूम हुआ कि शर्ट नीचे लॉन में जा गिरी। बाद में शर्ट तो लॉन में से मिल गई, मगर इसकी दोनों आस्तीनें और आधा दामन गायब था। सभी मियाँ अपनी किताब बरामदे में तख्त पर रखकर भूल गए थे। अगली सुबह इमाम गजाली और इब्ने खल्दून के असबाक किताब से पूरी तरह गायब हो चुके थे। और इस वक्त तो दद्दा हुजूर भी परेशान हो उठे जब रॉकी उनके सामने पान की गिलोरियां सजाकर उनके लिए पानी का गिलास लेने गया। वापस आया तो पान की गिलोरियों का नामो निशान तक न था। रॉकी दद्दा से ये उकलवाने की कोशिश कर रहा था कि इस अरसे में उनके पास कौन आया था, और दद्दा कुछ भी कहने से माजूर नजर आ रहे थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें सिर्फ ऊँग आई थी और बस। उसी शान महरीन ने गुड्डू को प्लेट भर के आलू के चिप्स दिए। उसे बरामदे में छोड़ा। जब वो चाय का कप लेकर वापस आई तो चिप्स वाली प्लेट बिल्कुल खाली थी। गुड्डू मियाँ की नज़रें सामने दीवार पर चिपकी थी और वह खुद गौतम बुद्ध के मुजस्मे की तरह साकित थे। सबसे ज़्यादा सदमा तो नाजरीन को उस वक्त उठाना पड़ा जब उसके दुपट्टे में दो बड़े बड़े नहायत डिज़ाइनदार शगाफ पड़े। ये वो दुपट्टा था जिस पर वो महीने भर से क्रोशिये का काम कर रही थी और इरादा ईद पर पहनने का था। इस सदमे के ज़रिए असर घर भर के सामने दादो फरियाद की कि खुदारा इस मनहूस को तलाश किया जाए जो ये कारनामे सर अंजाम दे रहा है। सभी तीन दिनों अपने लाश दुरारे बकरे की सेवा में मसरूफ था, सो उसने नाज़रीन की बात पर कान धरने की जहमत नहीं की। नवाब हसन ने सारी बात सुनने के बाद सारा इल्ज़ाम रॉकी के साथ डाल दिया, क्योंकि कपड़े निकलने का अमली मुजाहरा वो पहली मुलाकात में उनके सामने पेश कर चुका था। लेकिन उनकी बात को इसलिए तस्लीम नहीं किया गया कि किताबें निकलने का अमली मुजाहरा रॉकी ने अभी नहीं किया था। महरीन को पूरा यकीन था कि सारी कारस्तानी सभी की है, क्योंकि सारे घर में एक वही बंदा ऐसा था जो वक्त वक्त पान चिप्स का शौकीन था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता था कि सभी को नाज़रीन के दुपट्टे और गुड्डू की शर्ट से क्या दुश्मनी हो सकती है। लहजा वो मसला अभी जू का तू बरकरार था। सनावर भी बरामदे में तख्त पर लेटी इसी सोचो विचार में मसरूफ थी, साथ अपनी सूजी हुई नाक और माथे पर बने गोमर को भी सहला रही थी, जिसके बायस वो 2 दिन से सबके साथ मिलकर खाना भी नहीं खा सकी थी। उसे इस हालत में नवाब हसन देखें, ये बात किसी को भी मंजूर नहीं थी। लहजा खाना तीनों वक्त उसकी तबीयत की खराबी का बहाना करते हुए उसके कमरे में ही पहुंचाया जाता रहा। और सनावर इस बात से इतनी खुश थी कि उसने दिल ही दिल में सोच रखा था जो जो ही उसे नवाब साहब के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा वो एक बार फिर सतून को टक्कर मार देगी। सनावर, मीनापी की आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। जी। उसने सर तपा ओढ़ी हुई चादर चेहरे से हटाकर उन्हें देखा। खासी मुतमिन और शादा और फरहान लग रही थी। सनावर को यकीन था वो अनेक्सी की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि अनेक्सी से वापसी पर नवाब साहब की खूबियों की फहरिस्त उनके पास खासी लंबी हो जाती थी, जिसे हर रोज़ असर नो से सुनाती। वो मैंने नवाब साहब हसन से तुम्हारी तबीयत खराबी का जिक्र किया था, वो तुम्हारी अयादत के लिए आना चाहते हैं, उन्होंने डरते डरते उससे कहा। वो चंद सेकंड में उठकर बैठ गई। आपी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको बैठे बिठाए क्या हो जाता है, अब सूजी हुई नाक और इस गोमर के साथ। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी नाक, और गोमर भी बस गायब होने वाला है। एक आध नज़र में तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फॉर गॉड से आपी, खाम खाम मेरा तमाशा मत बनवाएं। उसे ताव आ गया। तमाशा मैं तुम्हारा नहीं, तुम हमारा बनवा रही हो। हफ्ता हो गया है नवाब साहब को यहाँ आए हुए, बस एक झलक देखनी है उन्होंने तुम्हारी, और तुम हो के खाम खा बहाने पर बहाना किए जा रही हो। क्या सोचते होंगे हमारे मुतल्लिक कि हम क्यों खाम खा इस काम को तूल दिए जा रहे हैं। बाहर में जाए वो और जहन्नम में जाए उनकी सोचे। वो दांत पीसती तख्त से नीचे उतरने लगी कि मीना आपी ने वहीं उसे दबोच लिया। आराम से यहाँ बैठी रहो, खा नहीं जाएगा वो तुम्हें। गज़ब खुदा का, निराले ही ढंग है मोहतरमा के। मीना आपी के गुस्से का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। जानती हो दद्दा और अम्मी कितनी परेशान है, अगर वो तुम पे जाहिर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पर चढ़ती जाओ। आराम से बैठो और ख़बरदार जोहिली यहाँ से। उनका बस नहीं चल रहा था कोई मंत्र को फूंक कर सनावर को वहीं जावे दो साकित कर दे। उसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए उन्होंने तकिए के नीचे से परांदा चुटिया समेत निकाला और उसके बारे में लगाने लगी। ओफो, अब इसकी क्या ज़रूरत है, वो चीख पड़ी थी। ज़रूरत है बेवकूफ़, हसन की वालदा को लड़कियों के लंबे बाल बहुत पसंद है, तो फिर मैं क्या करूं। ये नकली चुटियाँ मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं लगा सकती ना। शादी के बाद भी कोई बहाना किया जा सकता है। कह देना च्युइंगम लग गई थी बालों में इसलिए कटवा दिए। मीना भी बहुत दूर तक सोच रही थी। अरे वो आ रहा है हसन, आराम से बात करना और दुपट्टा सर पर ठीक से ओढ़ लो, उन्होंने एकदम बताया तो सनावर के हाथ पाँव फूल गए। आपी, मैं बहुत पजल हो रही हूँ। ओफो, बहुत बेवकूफ़ हो तुम, और ये रंग क्यों पीला पड़ रहा है तुम्हारा। लो
अब हाथ पाँव भी कांप रहे हैं। सनावर, मैं क्या करूं तुम्हारा? भाई खुद को संभालो। वो नज़दीक आ गई हैं। मीना आपी से तसल्ली तो क्या देती, उल्टा उसके चक्के छुड़ा रही थी। और इसकी तो ये हालत थी कि अब रोती कि तब। अच्छा, मैं ज़रा गुड्डू को देख लूँ। उन्होंने बटरहाने से उठना चाहा, मगर सनावर ने मजबूती से उनका हाथ पकड़ लिया। आप प्लीज़, आप तो बैठी रहिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे देखेंगे मुझे। उसकी आवाज़ में भी कपकपाहट उतर आई। लो और सुनो, बदतमीज़, आंखों से ही देखेंगे। उन्होंने अपने सर पे हाथ मारा। अब मुझे जाने दो। वो बरामदे की सीढ़ियों तक आ गए थे। उन्होंने हाथ चुराने की कोशिश की। क्या आगे हैं? सनावर की आंखें फैली और अगले ही लम्हे उसने आपी का हाथ छोड़ा और छलांग मारकर तख्त से नीचे उतर आई। सनावर, नहीं भाई, ये बदतमीज़ी है। उसका इरादा भांग कर वो एकदम उसे पकड़ने को उठी, मगर वो उनके हाथों में सिर्फ परांदा था, चुटिया समेत। सनावर तो महज 2 कलांचों में महरीन के बेडरूम की खिड़की तक पहुंची और दूसरी तरफ बेड पर छलांग लगा दी। चंद लम्हों बाद महरीन के चिल्लाने पर ही उसे मालूम हुआ वो बेड पर नहीं, खुद महरीन पर सवार है। इधर मीना आपी की गोल गोल घूमती आंखें हाथ में झूलते परांदे का नजारा कर रही थी। ये क्या हो गया? वो इस नाकाबिले यकीन वाक़े पर शशदर रह गई। अब क्या होगा? सनावर की यही आदत की दावत उन्होंने खुद दी थी हसन को। बेइज्जती, शदीद बेइज्जती। क्या बताऊंगी कि बीमार साहब अभी भी टार्जन की तरह छलांगे लगा कर यहाँ से भाग गई हैं। कदमों की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। उनका दिल रोने को चाहा, मगर अगले ही पल वो गराब से तख्त पर पड़ी चादर के नीचे गुम हो चुकी थी। लगता है तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। नवाब साहब ने तख्त पर लेटे बेसुध वजूद को देखकर फिक्रमंदी से सोचा, फिर हल्का सा खंकारे ताकि सनावर को उनकी आमद की इत्तला मिल सके। इसके जवाब में चादर के पीछे से हल्का सा खंकारने की आवाज़ आई। गोया वो उनकी मौजूदगी से वाकिफ़ हो चुकी थी। वह चंद लम्हे मुंतज़िर रहे कि मोहतरमा उठेंगी, शरफ़े दीदार बख्शेंगी और उन्हें तशरीफ़ रखने को भी कहेंगी, मगर जब कोई उम्मीद बढ़ नहीं आई तो वो इस बेतनाई का सबब उनकी ख़राब तबीयत को समझते हुए खुद ही मोढ़ा खींच कर तख्त के पास बैठ के, सुना है दुश्मनों की तबीयत नासाज है। उन्होंने इयादत का फ़र्ज़ निभाया। दुश्मनों की तबीयत नासाज होती तो मैं भंगड़ा डाल रही होती, ना कि तख्त पर आदमुई पड़ी होती। जवाब तो मिला था, लेकिन बुड़बुड़ाहट की सूरत में। नवाब साहब की समाअत महसूस तो ना हो सकी, मगर जवाब का मुतालबा दोहराना इसलिए मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है बोलने में भी तकलीफ़ हो। और क्या क्या मुशागिल हैं आजकल आपके? वेट लिफ्टिंग करती हूँ और वॉलीबॉल खेलती हूँ। बेवकूफ़ इंसान बीमारी में बंदा आराम का मुश्किल ही अपना सकता है। एक और बुड़बुड़ाहट उभरी। नवाब साहब बेचैनी से चादर को घोड़े लगे। आही, ये चादर हटा क्यों नहीं देती? वो उलझ के एक लम्हे के लिए दिल चाहा झटके से चादर का कोना पकड़ कर खींच ले। वो ये कर भी देते अगर अदाब के खिलाफ ना होता। आपने कोई दवा वगैरह ली है? उन्होंने पहलू बदला। जी। मीना आपी ने इस दफ़ा जी पर ही इत्तफाक किया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने बाल खींचे जाने का एहसास हुआ। वो एक लम्हे को सुन सी हो गई। ओके, आप फिक्र मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, नवाब हसान दिल से कह रहे थे, मगर मीना आपी का खून खोल रहा था। ये शख्स इतना बदतमीज़ तो नहीं लगता। इसकी उनकी लंबी चुटिया चादर से बाहर थी और मुसलसल खींची जा रही थी। हमें इजाज़त दीजिए फिर। मेरी तरफ से 1000 बार इजाज़त। अच्छा हुआ जो मेरी जगह सनावर नहीं थी, वरना अभी यहाँ तिक्का बोटी कर दी थी तुम्हारी। उन्होंने दान पीसे। अच्छा, फिर हम चलते हैं। नवाब साहब पूरी तरह मायूस होकर उठे थे। हम दुआ करेंगे अल्लाह शिफा दे, अब चलते हैं। उन्होंने आखिरी नज़र चादर पर डाली और सर झुका कर चल दी। अरे बदबख्त, जाना है तो जाओ, मेरी चोटी को बाप का माल समझ कर ले जा रहे हो क्या? चोटी मुसलसल खींची जा रही थी और तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखें भर आईं। चंद लम्हे बाद जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तब उन्होंने एक झटके से चादर हटाई और अगला लम्हा बेहद हैरानी का था, क्योंकि उनकी चोटी तख्त से नीचे जा रही थी। उन्होंने सर उठाकर देखा। नवाब साहब अनेक्सी का दरवाज़ा पार कर चुके थे। तो भाई ये कौन है? उन्होंने डरते डरते तख्त से नीचे झांका। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गई, कानों से जा लगी। गुड्डू की शर्ट, सभी की किताब, दद्दा का पान, चिप्स, नाज़रीन का दुपट्टा और मेरी चोटी। हाय मेरी चोटी, मेरे बाल। छत पर चीखों ने घर को दर दीवार को हिला दिया और जहाँ घर का हर फर्द उनकी तरफ भागा चलाया, वहाँ तख्त के नीचे बैठा बकरा भी घबरा कर भाग खड़ा हुआ। सनावर और महरीन बेडरूम की खिड़की से बैक वक्त फलांगने की कोशिश में फंस कर रह गई। अम्मी और नाज़नीन जब बरामदे में पहुंची तो रॉकी और सभी तख्त पर उछलती मीना आपी से उनकी चीखों का सबब पूछने में हलकान हुए जा रहे थे, जबकि मीना भी एक इशारा बकरे की तरफ था और दूसरा अपने बालों की तरफ। अरे वो गया। दादा भी अपने कमरे से निकले थे। नज़र सीधी बकरे पर जा पड़ी, जिसका रुख बैरूनी गेट की जानिब था। वो बाहर निकल जाएगा, वो निकल रहा है। अरे बख्तो, भागो वरना हाथ मलते रह जाओगे। उनकी दुहाई के जवाब में मुतहरिक होने के बजाय सब लोग साकित हो गए, तो उन्होंने आगे बढ़कर ज़ोर से अपनी लाठी रॉकी की कमर पर जड़ दी, जिस पर रॉकी ने फुल स्पीड में भागकर बकरे के गले में बंदी रस्सी को काबू कर लिया, जिसके नतीजे में रॉकी को घसीट कर गेट से बाहर ले जाने में बकरे की कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी।
सभी उसके पीछे भागा था। नहीं, ये इसके बस का रोग नहीं, इस काबिल कहाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। दादा ने फुर्ती से शेरवानी के बटन खोले। महरीन ने उतारने में मदद दी। छड़ी छड़ी उनके हाथ में थमाई और हिम्मत मर्दा का नारा लगाते हुए जो दादा ने दौड़ शुरू की तो पहले ही मरहले पर सतून से टकराव हो गया। नाज़नीन और सनावर ने आगे बढ़कर ना थामा होता तो चारों शाने चित हो चुके होते। नहीं नहीं छोड़ो मुझे, अभी मुझ में इतना दमखम है कि मैं बकरा, हाय आहरी सीरी दिक्कत से ही सही मगर बहरहाल पाल कर ली थी। क्या हुआ, ये शोर क्या था? नवाब हसन जाने कब नाजिल हुए थे। उनकी आवाज़ सुनते ही महरीन और नाज़नीन ने सनावर को अपने अकब में छुपा लिया। हमारा हमारा बक्का भाग गया है, बकरा भाग गया। मगर वो तो दद्दा। हसन ने हैरत से गेट की तरफ भागते हुए दद्दा को देखा। ओफो भई, वो तो काफ़ी पहले भाग गया था। अम्मी ने फ़ौरन वजाहत कर दी। अच्छा अच्छा, आप फिक्र न करें, अभी ले आते हैं, नवाब साहब ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा और साथ ही अपना सलीम शाही खुस्सा बगल में दबाया और चंद लम्हों में ही नज़रों से ओझल हो गए। दद्दा अलबत्ता काफ़ी देर बाद मंजर से गायब हुए थे और तभी इन तीनों को मीना अपी का ख्याल आया जो अम्मी की गोद में सर रखे आठ आठ आंसू बहा रही थी। इन तीनों ने बारी बारी उनके बालों की हालत ज़ार पर इजहार अफसोस किया जो बकरे की जिगाली के बायस काफ़ी ख़राब और काटने के लायक हो गए थे। गुड्डू के पापा को तो मेरे बाल बहुत पसंद थे, अब उन्हें क्या बताऊंगी। कह दीजिएगा, बालों को चिंगम लग गई थी इसलिए काट दिए। सनावर ने उनका मशवरा उन्हीं को लौटा दिया तो उनके रोने में शिद्दत आ गई। रात गए तक वो सब लोग जाने वालों का इंतज़ार करती रहीं। फिर वो सब तो लौट आए मगर जिसको लेने गए थे वो साथ ना आया। इस भरपूर नाकामी पर जहाँ सब शर्मिंदा थे वहाँ सभी रंजीदा भी था। एक तो बकरे की गुमशुदगी, दूसरा इन तानों की बदौलत जो बकरे की वजह से उसे सुनने पड़े थे। फिर 2 रोज़ हो गए मीना आपी अपने बालों का शौक मनाती रहीं, सभी बकरे की गुमशुदगी का। तीसरे दिन दद्दा मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकल रहे थे जब चंद घर छोड़कर रहने वाले मतीन साहब ने उनसे एक नहायत अहम मसला डिस्कस किया, जिनमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि बाज़ कपड़े घर से पड़े गायब थे और बाज़ आधे आधे। वाह सुबहान अल्लाह, मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, दद्दा ने खुशगवार अंदाज में कहा। फिर उसी वक्त वो अपनी पूरी फौज समेत मतीन साहब के घर वारी हुए और लॉन में छुपे बैठे बकरे को बरामद करके वापस आए। सभी बकरे को काबू करने के लिए वो 2-2 रसों का इंतज़ाम कर रहा था जबकि महरीन और सनावर मीना आपी को काबू कर रही थी जिनका कहना था कि इस बकरे की कुर्बानी आज ही की जाएगी। मीना आपी, आज दोपहर खाने में क्या बनाऊँ? सनावर ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। मीना गुड्डू के लिए कस्टर्ड बना रही थी। जो दिल चाहे बना लो, उन्होंने कदरे रूखे पिके अंदाज में कहा तो वो तवील सांस लेकर रहेगी। वो कल से उससे यूं ही नाराज़ थी। मीना आपी, रॉकी ज़ोर ज़ोर से पुकारता हुआ आया था। वो नवाब साहब आए बैठे हैं, गालबन कोई फ़ोन करना चाह रहे हैं, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। मीना आपी उससे कहकर चूल्हा बंद करने लगी। ये बेचारा यूं ही ख्वार हो रहा है, कह देती हूँ इससे बोड़िए बिस्तर बांधे और जाइए यहाँ से। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गई। बड़ा एहसान होगा मुझ पर, कह दीजिए मेरी बला से। हाँ, वो किचन से बाहर निकल गई तब उसने दिल की भड़ास निकाली। न जाने क्या हो गया है सब लोगों की अक्ल को, और मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये इतने दिनों से इस मसनूईपन से उकताए क्यों नहीं। मसनूई बोलना, उठना बैठना मसनूई, रवायात और तो और बाल भी मसनूई। ओफ, अगर गलती से भी मोहतरम मुझे पसंद कर बैठे तो मेरी तो ज़िंदगी अजाब बन जाएगी ना। वो बोलते बोलते चावल निकाल कर चुनने लगी। मीना आपी लाउंज में बैठी पहुंची तो नवाब साहब गहरी सोच में गुम थे। वो बगौर उन्हें देखते हुए सामने सोफे पर बैठ गई। रॉकी बता रहा था आपको फ़ोन करना चाह रहे हैं। मीना आपी की आवाज़ पर वो चौंक गए। जी हाँ, मैंने सोचा वालदा महतरमा की खैरियत मालूम कर ली जाए। बहुत नेक ख्याल है, लेकिन इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन आपके सामने पड़ा है, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। नवाब साहब से बात करते हुए उनका लहजा खुद बहुत महज़ब हो जाता था। बहुत शुक्रिया। उन्होंने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया। नंबर प्रेस करते हुए कनखियों से मीना आपी को देखा। वो गालबन तखलिया चाहते थे मगर मीना आपी ढीठ बनी भरपूर ने बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए पानदान खोल कर बैठ गई। दरहकीकत काम नवाब हसन साहब की तरफ लगे हुए थे। चंद लम्हे बाद नवाब ने बात शुरू की तो वो अपनी जगह साकित हो गई। हाथ रोक कर समातों पर पूरा जोर दिया मगर नवाब साहब भी अपने नाम के बस एक ही थे। पूरे 15 मिनट बात की मगर उनकी मिन 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 के सिवा मीना आपी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अल्लाह जाने क्या क्या शिकायतें किए जा रहा है, वो अंदर ही अंदर गुली जा रही थी। तभी नवाब हसन रिसीवर रखकर उनकी तरफ पलटे। घर में सब लोग ठीक ठाक हैं, वालदा मोहतरमा आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मीना आपी, आप हमें पान नहीं खिलाएंगी क्या? घर बात करने के बाद वो काफ़ी हशाश बशाश लग रहे थे। पान? मीना आपी गड़बड़ा सी की। जी जी, पान हमारे यहाँ सभी बहुत शौक से खाते हैं। वालदा मोहतरमा तो पानदान तख्त से हटाने ही नहीं देती। बसा औकात दीवान खाने से 40-50 ग्लोरियों की मांग आ जाती है।
लहजा वो तो हर वक्त छालिया कुतरने में ही मसरूफ़ रहती हैं ताकि अन वक्त पर परेशानी ना हो। पान की कलोड़ियाँ बनाकर जरदा ख़ासदान में अलग रख दिया जाता है। हाय ख़ासदान, पानदान, जरदा। मीना पी के फरिश्तों को भी खबर न थी कि पान कैसे तैयार करते हैं। जलतू जलालतू आई बला को टालतू उनके होंठ बीट करने लगे। पहले क्या लगाते हैं, कथा, चूना या छालिया? उनके हाथ में पत्ता लरसने लगा और वो किसी का भी सहारे को याद कर रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने न जाने क्यों छाने लगा था। उफ, एक तो मैं इस गरारे के हाथों। अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर। अम्मी की आवाज़ ने जैसे मुर्दा तन में जान डाल दी। अम्मी भी जैसे आते ही सूरत हाल भाप गई थी। आते ही फ़ौरन पानदान उनके हाथ से लिया। अरे इधर दो, मैं खुद पान बनाती हूँ बच्चे के लिए। वो इस हुनर से बखूबी वाकिफ़ थी। लहजा चंद मिनट में तैयारशुदा पान उनके सामने था और वो नवाब साहब ही क्या जो तकल्लुफ़ात को पीछे छोड़ दी। झट से पान लिया और मीना आपी को पेश कर दिया। वो बेचारी हक्का बक्की आंखें पटपटाते उन्हें देख गई। लीजिए ना मीना आपी। उनके इसरार पर उन्होंने बादिल नखास्ता पान उठाकर मुंह में रख लिया। अब उन्हें क्या बताती कि उन्हें पान से एलर्जी है। पान खाना तो दरकिनार, वो तो इसकी खुशबू से भी दूर भागती हैं। मगर अब तो मजबूरी थी ना। क्या सोचते नवाब साहब कि नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और पान नहीं खाती। लहजा अपनी ख़ानदानी नवाबी को मशकूक होने से बचाने के लिए उन्होंने पान मुंह में दबा लिया। 5-10 मिनट की लगातार दुआओं के बाद नवाब साहब मुंह में दूसरा या गालबन तीसरा पान दबाए वहाँ से उठे थे। तो मीना भी मुंह पर हाथ रख के उपकाई रोकते हुए सीधी बाथरूम की तरफ भागी। बहुत खूब, और जोड़िए नवाब हसान जैसे खालिस नवाब से रिश्ता। थोड़ी देर में ये दुर्गत बना के मोहतरम। सनावर हामती कापती मीना आपी को देखकर सोच रही थी। दराज कद पर बेहिमाहिल जिस्म, गुलाबी रंगत, हल्के आसमानी रंग का गरारा सूट जिसके हम रंग दुपट्टे पर नहायत खूबसूरत लेस, सफ़ेद लेस लगी हुई थी। सिया बालों की दराज चोटी कल्फ लगे दुपट्टे के नीचे से बाहर झांक रही थी। सामने के बालों की चंद लिटें सफ़ेद थी जो उनके वकार में मजीद इजाफा कर रही थी। कानों में सोने के बाले, कलाइयों में 2 बड़े बड़े सोने के कड़े, गले में झूलता लॉकेट। गाड़ी से बरामद होने वाली खातून का हुलिया ही नहीं, अंदाज़ो अतवार और चाल ढाल भी बता रहे थे से ऐसी भरपूर तमकनत और शाइस्तगी लिए हुए थे कि तख्त पर नीम दराज दद्दा के हुक्के की गुड़गुड़ गैर मामूली तौर पर तवील हो गई। और अम्मी जो सर पर मेहंदी थोपे दरख्तों से छन छन कराती धूप से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। आओ ताओ देखे बगैर वहाँ से रवाना हुई तो बाथरूम में जाकर शावर तले ही दम लिया। मीना आपी ने खातून को पहचानते ही दद्दा के कान में सरगोशी की। ये मोहतरमा महनाज साहबा थे, नवाब हसान की वालदा। मीना आपी ने उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुश आमदीद कहा। ड्राइंग रूम में बिठाया, रॉकी को बावर्ची खाने में चाय पानी के लिए दुराया और बाकी फ़ौज को सनावर की तलाश में, जो आधे घंटे की भरपूर मशक्क़त के बाद शहजादी सनावर को पाए बाग में दरख्त के सबसे बुलंद शाख से उतारने में कामयाब हो गई थी। उफ़ो, कौन सी क़यामत आ गई है जो 2 मिनट भी सब्र नहीं हो सका तुमसे। वो मुश्किल कैरियर तक पहुंच पाई थी। सो अब सख्त झुंझलाई ही भी उतरी थी। क़यामत नहीं है, आफत है, आफत। कौन? बालों में अटके पत्तों को निकालते हुए वो चौंक गई। आपकी सास, मेरा मतलब है मुतवक्का सास, महरीन काफ़ी पुरजोश अंदाज में बता रही थी। ओ नो, वो एक अदद नवाब साहब तो भुगताए नहीं गए, ऊपर से ये दूसरी मुसीबत। वो कुलस कर रह गए। तो आप इस दूसरी मुसीबत के नज़ूल पर ही अपने रंग ढंग बदल लें। ये नसीहत सभी की तरफ से आई थी। जो बकरे की कुशादा पेशानी पर मेहंदी से बेल बूटे बना रहा था और बकरे साहब उसकी आस्तीन को मुंह में लेने की तगदो कर रहे थे। मेरे रंग ढंग में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मैंने बदलने की कोशिश करूँ। ये तुम्हारी मीना आपी को ही ऊट पटांग सोचती है, लेके मुझे भी मोम की नाक बना दिया। जिधर चाहता है मोड़ देती हैं। कभी चोटी लगाई जा रही है तो कभी पान बनाना सिखा रही हैं। अदाब तस्लीमात हिफ्स करते ज़बान घिस गई है मेरी। और मुझे तो लगता है बात पक्की होने पर मुझे उर्दू फाजिल का कोर्स करवा कर ही रहेंगे। तौबा, भाड़ में गई ऐसी शादी। भाई इससे पूछा है बंदा, इससे तो अच्छा है बंदा कंवारा ही मर जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जन्नत में कंवारों का दाखिला मना होगा। उसकी ज़ुबान फराटे भर रही थी तो कोई दूसरा बोलने की जरूरत क्यों कर करता। सो कान दबाए खामोशी से खड़े रहे और जो ही उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, नाज़नीन मीना आपी की तरफ भागी और महरीन अम्मी की तरफ। मीना आपी किचन में दोपहर के खाने में मसरूफ़ थी। उनकी बुड़बुड़ाहट से अंदाज़ा होता था कि सांस के साथ साथ हाथ पैर भी फूले हुए थे। काम ज़रा सा बढ़ जाता तो उनका हमेशा ही यही हाल होता था। कहाँ मर गई थी तुम? एक तो सब की सब एक साथ गायब हो जाती हैं। वरा की बदतमीज़ अभी तक बाजार से नहीं लौटा। किसी दुकानदार के थड़े पे बैठा हिसाब कर रहा होगा किस चीज़ की कीमत बढ़ाकर अपने लिए बचत कर सकता है। एक नंबर का हरामखोर है, ऊपर से ये गोश्त गलने में नहीं आ रहा। और तुम खड़ी मुँह क्या देख रही हो? आटा ही गूंद लो, लेकिन पहले ये थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा करके गुड्डू को दे आओ। ज़िद में आ गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम लोगों से मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं कि तैयारशुदा खाना वक्त पर मेज़ पर चुन दो।
उन्होंने खटाक खटाक पतीलियों के ढक्कन बंद किए। नाज़नीन ने परात छोड़कर कस्टर्ड हाथ में लिया, उसे ठंडा करके गुड्डू को दिया और गुड्डू को सभी के हवाले करके फिर से किचन में भागी चली आई। मीना अपनी बिरयानी दम कर रही थी। ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर आटा गूंद लो। उनकी हस्बे हदायत नाज़नीन ने परात उठाई हुई थी जब नया हुक्म जारी हुआ। 1 मिनट रुको ज़रा, ये सलाद के लिए चीज़ें काट लो पहले, मैं कस्टर्ड फ्रीज़र में रख दूँ ठंडा होने के लिए। वो हुक्म की गुलाम सलाद बनाने लगी। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे जब मीना भी दोबारा उसकी तरफ मतवजा हो गई। तोबा है, 1 घंटा हो गया है तुम्हें सलाद बनाते हुए, इधर लाओ छुरी। तुम ऐसा करो, हरा धनिया, हरी मिर्च और एक टमाटर बारीक बारीक काट कर गोश्त के ऊपर छिड़क दो और आंच ज़रा हल्की कर दो। नाज़नीन छुरी उनके हाथ में थमा कर तवील सांस लेती हरा धनिया चुनने लगी। लो भाई, ये सलाद तो बन गया, अब मैं जल्दी से रोटियाँ। अरे, उनकी नज़र खाली परात पर जा पड़ी और साथ ही तेवरियाँ चढ़ गई। गज़ब खुदा का, नाज़नीन 2 घंटे पहले तुम्हें आटा गूंदने को कहा था और तुम हो गए, हद हो गई भाई सुस्ती और काहली की। आप ही इस वक्त से तो आप अब आपा धापी करके मासूम बन जाओ। बनो भी, आगे चलकर यूं गुजारा नहीं होता। 2 के बजाय 4 हाथों से काम करो तो ससुराल वाले तब कहीं ना कहीं से नुक्स निकाल देते हैं। अब हटो यहाँ से, मज़ीद देर करवाओगी। मैं खुद ही गूंद लेती हूँ आटा भी, खुदा जाने मेरे बाद ये घर कैसे चलता होगा। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही फर्तीली हो गई थी। नाज़नीन चंद लम्हे खड़ी रही, फिर दबे पाँव किचन से बाहर आ गई। पता नहीं शादी के बाद बड़ी बहनें ऐसी क्यों हो जाती हैं, वो सोचती हुई सनावर की तरफ आ गई थी, जहाँ महरीन सनावर के सामने हाथ जोड़ने के बाद घुटने टेक रही थी कि वो अपना हुलिया दुरुस्त करके अपनी सास को सलाम अर्ज़ कर रहे। लेकिन सनावर तो गया कसम खाए बैठी थी कि आज वो किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेवकूफ़ लड़की, ज़रा अपनी अक्ल को हाथ मारो और सोचो कि बाल कटवाने, जीन्स पहनने या अंग्रेज़ी अदब पढ़ने से हमारी नवाबी में कोई कमी नहीं वाक़या होगी। हाँ, अगर उन्हें 18वीं सदी के नवाबों से रिश्ता जोड़ना है तो वो खुशी यहाँ से जा सकते हैं। हम क्यों खामखा मसनूई चीज़ों का सहारा ले रहे हैं इनके लिए। इतने दिनों से हम अपनी मर्ज़ी से हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, मुबादा उन्हें कोई बात बुरी ना लग जाए। सभी अपने दोस्तों को घर लाने से कतराता है कि कहीं घर का माहौल देखकर वो उसका मजाक ना उड़ाने लगे। अम्मी को पानदान और उगालदान के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं। मीना भी हैं तो तीनों वक्त नित नए खाने बनाकर मुझे सुगर और सिलिकामन साबित करने के लिए हलकान हुई जा रही हैं। दद्दा अलबत्ता इस सारी सूरत हाल से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। वो तो किसी सूरत इस नवाब को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। ये कोई नहीं सोचता कि शादी 2 दिन का नहीं, उम्र भर का बंधन है। कहाँ तक बदलूँ मैं खुद को, अपना आप मारकर इन रवायात की पासदारी कर सकूँगी जिनकी मुझसे तवक्का की जाएगी। और मैं खुद को मारना नहीं चाहती, मैं धोखा देकर किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। अगर वो खालिस मेरी ज़ात की अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल कर सके तो ठीक, वरना ये रोज़ रोज़ की ड्रामाबाजी अब मुझसे नहीं होती। मैं अपने असल हुलिया समेत नवाब साहब की वालदा के सामने जाऊँगी, वरना नहीं। वरना गुस्सीली आवाज़ पर सनावर के साथ साथ महरीन और नाज़नीन भी चौंक गई थी। मीना आपी दरवाजे में खड़ी खुशमगी निगाहों से उसे घूर रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ आपी, प्लीज़ आप भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा, उसने 2 टोक लहजे में कहा। जवाबन मीना आपी ने महरीन और नाज़नीन को बाहर जाने का इशारा किया और उनके निकलते ही खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज मीना आपी को मुँह की खानी पड़ेगी। सनावर के इरादे बहुत अटल थे। नाज़नीन के ख्याल से महरीन पूरी तरह मुतफिक थी, लेकिन इस वक्त वो मर जाने की हद तक हैरान रह गई जब दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने मैरून चूड़ीदार पजामे और स्याह कुर्ते दुपट्टे में मलबूस सनावर को देखा, जो इन पर एक भी नज़र डाले बगैर अपनी पुश्त पर लंबी चुटियाँ लहराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ भड़की थी और चेहरे पर फादहाना मुस्कुराहट सजाए मीना भी उसके पीछे पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, महरीन की हैरत में डूबी आवाज़ उभरी और वह दोनों खोए खोए से अंदाज में ड्राइंग रूम की जानिब चल दी, जहाँ शहजादी सनावर बड़े अदब से झुककर नवाब हसन की वालदा को आदाब कह रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। उन्होंने पहली नज़र में ही गोया उसे ओके कर दिया। माशाल्लाह, बाल भी काफ़ी लंबे हैं, सताइशी अंदाज में कहते हुए उन्होंने उसकी चुटिया को छुआ था। आहिस्ता पकड़िए वरना गिर जाएंगे। सनावर की बुड़बुड़ाहट बस मीना पे ही सुन सकी थी। बहुत खूबसूरत और चमकदार हैं जी, लेकिन मेरे नहीं हैं, बहुत इत्मीनान से इतला दी गई। मीना पी का दिल उछल कर हलक में आ गया और मेहनाज साहिबा ने गोया करंट खाकर उसकी चुटिया छोड़ दी थी। क्या मतलब? वो हैरान परेशान से उसका मुंह देख रही थी। आजिज़ी जी, आजिज़ी उनकी सारी कूट कूट कर भरी हुई है हमारी शहजादी जी में। कहती हैं इसमें मेरा क्या कमाल, ये सब तो अल्लाह की देन है। इसी हवाले से कह रही थी कि रॉकी ने बर वक्त मामला संभाला। मेरा ख्याल है रॉकी खाने के लिए बुलाने आया है, चलिए खाना खाते हैं। मीना अपने नवाब हसन की वालदा से कहा और साथ ही बड़ी उजलत में सनावर को बाजू से पकड़ कर उठाया।
तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। उसे बाकायदा धकेला था उन्होंने कमरे की तरफ, लेकिन जब बाद में वो खुद उसकी खबरगिरी करने गई तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो रात गए तक बंद ही रहा था। ईद का दिन था। बुनियान धोती पहने हट्टा कट्टा कसाब देखने में लगता था बकरा नहीं बंदाजी पकड़ने आया है। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए उसने तेज धार छुड़ा हाथ में लिया और अल्लाह अकबर कहकर बकरे पर पिल पड़ा। ऐन उसी वक्त एक नस्वानी चीख बुलंद हुई और बकरा एक खूबसूरत परी का रूप धार गया। वो परी जिसके परों से सफ़ेद धुधिया रोशनी निकल रही थी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और फिर क्या, मेरी आंख टूटी और ख्वाब खुल गया। रॉकी अभी तक सदमे के आलम में था। हाय, मगर मुझे तो तुम्हारी टूटी हुई आंख नजर नहीं आ रही। सभी ने उसकी दोनों आंखों का मुआयना किया। मम्मी, मेरा मतलब था, मेरा ख्याल है तुम मम्मी आने के बजाय दर्जी के यहाँ चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कम अज़ कम दद्दा की फिटकार से तो बच जाओगे। सनावर बरामदे में कुर्सी डाले अखबार से मुँह छुपाए सस्ता रही थी और राकी की बेटे की बकवास से खासी तंग आ चुकी थी। अच्छा याद दिला दिया आपने, अगर ईद के दिन तक उनकी नई शेरवानी न सिल कर सकी तो मेरी शामत आ जाएगी। तुम्हारी क्यों भाई? जाहिर है उन्हें शेरवानी में पैक तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो भी ऐसी सूरत में कि ईद के रोज़ कुर्बानी भी की जा रही हो। और आपको तो इल्म है कि दद्दा गोश्त के कितने शौकीन हैं। रॉकी, ज़रा जाकर हसन से ये तो मालूम कराओ कि वे ईद के रोज़ कौन सा लिबास पहनना पसंद करेंगे, बल्कि अगर हो सके तो लिबास लेकर आना ताकि आज ही इस्त्री किया जा सके। कल तो किचन के ही कई काम निपटाने हैं और परसों ईद के रोज़ तो ऐसे कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मीना अपनी टेरेस की ग्रिल से लगी हदायतनामा जारी कर रही थी। क्या मतलब? ये नवाब साहब और उनकी वालदा मोहतरमा ईद के रोज़ भी यहाँ से नहीं टलेंगे? सनावर की सारी सुस्ती रनछू होगी। टलेंगे, सिर्फ टलेंगे, ज़रूर टलेंगे, मगर ईद मनाने और ईद की शाम को मंगनी करने के बाद। ऐसा इत्मीनान भरा लहजा और ऐसे धमाका खेज अल्फाज। सनावर हक्का बक्का सी अपनी जगह बैठी रह गई। ये क्या कह रही हैं मीना आपी? बहुत देर बाद हवासों ने साथ दिया। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। नहीं, मैं अभी अम्मी से। वो एक झटके से उठी थी मगर तख्त पर नींदराज सभी ने फ़ौरन ही दोनों टांगे उसके सामने बिछा दी। कोई फ़ायदा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अम्मी हजूर तो शुक्राने की आदत से ज़्यादा वजीफ़े पढ़ चुकी होंगी, लिहाजा अब आपका उनके पास जाना बेकार है। सभी चिंगम चबाते हुए बड़े मज़े से कह रहा था। उसे एकदम रोना आ गया। यानी मेरी ही ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया जा रहा है और मुर्शी ही से पूछने की जहमत नहीं की किसी ने। वो धम से वहीं तख्त पर बैठ गई। भई आपसे पूछने की ज़रूरत ही क्या थी? सब जानते हैं। अब दुख्तरे मशरिक अपने बुज़ुर्गों के फ़ैसले पर सर झुकाने में लम्हों की देर नहीं करेंगी और उनकी रज़ा में दिलो जान से राज़ी हो जाएंगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने सनावर के झुके चेहरे को खोजने की कोशिश की। जवाबन सनावर बगैर कुछ कहे दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। अरे अरे, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है, अभी से रोना शुरू कर दिया। सभी ने ज़बरदस्ती उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाने चाहे तो सनावर ने बुरी तरह से उसके हाथ झटक दिए। बात नहीं करो तुम मुझसे। ठीक है, नहीं करता, मगर पता तो चले कि खुशी में रो रही हैं। उसकी आंखों से गिरते मोटे मोटे आंसू देखकर सभी की जान पे बन आई। इडियट, खुशी में रोया जाता है क्या? उसके रोने में शिद्दत आ गई। तो क्या आप दुखी हैं? मगर किस बात पर? यानी अभी कोई बात ही नहीं हुई? या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं, मेरे दुख को समझ ही नहीं सकते। सनावर ने लगे हाथों अल्लाह से भी शिकवा कर डाला। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी ने कहने के साथ ही अपनी कोशिश का आगाज़ किया। क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? अभी तक तुम्हें इतना ही मालूम नहीं कि मैं इस बांगड़ू नवाब से शादी नहीं करना चाहती। बांगड़ू और नवाब हसन, तौबा कीजिए तौबा। सभी कानों को हाथ लगाता उठ बैठा था। उन जैसा स्मार्ट और डैशिंग बंदा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे ज़रूरत ही क्या है उन जैसा बंदा ढूंढने की, और खुदा ना करे जो उन जैसा कोई दूसरा इस धरती पे मौजूद हो। मेरी तो जान को आ गया ये नवाब ख़ानदान। सनावर रोना भूलकर उन्हें कोसने लगी थी। एक वो आई मोहतरमा में नासबा, बजाय इसके कि बेटे को यहाँ के से ले जाकर कूच फरमाती, उल्टा खुद भी यहीं डेरा डाल कर बैठ गई। ऊपर से मंगनी का शोशा छोड़ दिया है, लेके ईद का मज़ा भी ख़राब कर दिया। उफ़ो, मेरी समझ में नहीं आता कि उनमें कमी क्या है जो आप। सभी जिच हो गया था और सनावर को तो गया इसी बात पर पतंगे लगे। कमी उनमें कहाँ, कमी तो मुझ में है। लूली लंगड़ी हूँ, अंधी हूँ, बहरी हूँ, जिसे कुएं में धक्का देने को घर भर बेचैन नजर आ रहा है। और कुछ नहीं सूझा तो झट से ईद पे मेरी कुर्बानी का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर कई फ़ैसला किया गया तो ईद सईद की सुबह में नारे पाकिस्तान से कूद कर जान दे दूंगी। आखिरी बात फुल वॉल्यूम से कही गई ताकि इधर उधर और ऊपर नीचे सभी तक पहुंच सके। इतला अर्ज़ है कि साहिवाल में नारे पाकिस्तान मौजूद नहीं। मीना आपी ने रेकिंग से झुककर उसे इतला दी तो वो सुलग गई। तो ठीक है, नहर में कूद कर भी मरा जा सकता है। वही नहर ना जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम होते लगाते हुए नजर आते हैं। वाह सनावर बीबी, मुझे तुमसे इसी बहादुरी की उम्मीद थी। मेरी जान, इससे ज़्यादा पानी तो बाथरूम के टब में मौजूद है।
वही कोशिश कर सको, हो सकता है बात बन जाए। मीना आपी का लहजा भरपूर तंज लिए हुए था। सनावर का दिल चाहा वहीं तख्त पे बैठे बैठे पट से गिरे और इस जालिम दुनिया से कूच कर जाए। अब खामोशी हो गई। चंदा, कोई नया इरादा बन रहा है क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको अभी और इस वक्त आपके ससुराल भिजवाती हूँ कि ये सारा फसाद आपने ही फैलाया हुआ है। इसके बाद दादा जान से बात करूंगी और अगर वो भी नहीं माने तो फिर मुझे नवाब हसान से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसके अटल इरादे पर मीना आपी खुशी से चिल्ला उठी, अरे यही तो मैं चाहती हूँ, बस तुम एक बार नवाब हसान से मिल लो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी हसरत पूरी कर देती हूँ। जा रही हूँ उनसे मिलने ताकि हकीकत हाल से बाखबर हो सके वो। बालों में उंगलियां फेरकर उसने हाथ झाड़े और एनेक्सी की तरफ चल दी। शिकन को लो लिबास लब्बाल चोटी और परांदे से बेनियास, पाँव से हंसप्यादा चप्पल गायब, दुपट्टा दाएं कंधे पर और आधा ज़मीन पर। अरे अरे पकड़ो इसे। मीना पे मुंह खोले उसका जायजा लेते वहीं जायजा लेते रहने के बाद एकदम होश में आई तो चीख उठी और उनकी चीख पर लब्बैक कहते हुए नाज़रीन और महरीन भगदड़ सनावर की तरफ भागी थी। लेकिन उनके पहुंचने से कमल ही सनावर अनेक्सी में दाखिल हो चुकी थी। ओफ, मुझे तो सख्त वहशत हो रही है। ये भूत का बच्चा भी सोने में नहीं आ रहा, वरना मैं ही जाकर कन सुइयाँ ले लेती। मीना अपनी गुड्डू को बुरी तरह दबक रही थी। भूत का बच्चा? कमरे के बीचों बीच चिकराती नाज़नीन ने हैरत से मुड़कर आपी को देखा और गालबन उनकी बेतहाशा वहशत को महसूस करके वो बगैर उनको टेके दोबारा चिकराने में मसरूफ़ हो गई। मीना अपी, सुइयाँ कहाँ से लानी हैं? हमको बताएं, हम ला देते हैं। कमरे में दाखिल होते रॉकी ने मीना अपी की आखिरी बात सुन ली थी। चलो जी, नाज़ीम मंगवाओ इनसे सुइया और सबसे पहले इसी बदबख्त का मुंह सी दो। मीना अपी दान पीस कर रहेंगी। मुझे तो हौल उठ रहे हैं, पता नहीं सनावर आपी उनसे किस तरह पेश आए। ऊपर से अम्मी भी हुसैनी खाला के यहाँ जाकर बैठ गई हैं, वरना वही सनावर को रोक लेती। महरीन खिड़की से अनेक्सी का जायजा लेते लेते थक गई थी। अम्मी कैसे रोक लेती सनावर को? उनके पास कोई रिमोट थोड़ी था। सनावर का मीना पीप फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी, अगर इस वक्त तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई होती तो ये वक्त ना देखना पड़ता। जी हाँ, मगर ये दोनों मोहतरमाएँ तो स्लो मोशन में भाग रही थी। सभी ने नाज़नीन और महरीन का मज़ाक कर उड़ाया, तो तुम खुद भाग लेते। इस वक्त तो जनाब तख्त से चिपक कर रह गए थे और ये मीना आपी भी तो तीसरी ही सीढ़ी पर ढेर हो गई थी। अब सारा इल्ज़ाम हमारे सर पर लग रहा है। महरीन पाँव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रॉकी बेचारा टकर टकर सबकी शक्लें देखने लगा कि दर्जी के यहाँ जाने के बाद वो इस सारी सूरत हाल से बेखबर था। 15-20 मिनट गुजर गए। मीना आपी की बुड़बड़ाहट धीमी पड़ गई। नाज़रीन चकराते चकराते थक हार कर सोफे पर भी गिर गई। सभी बेड पे औंधा लेटा टांगे झुलाने लगा। तभी धार से दरवाज़ा खुला और वैसे ही धार से बंद कर दिया गया। कमरे में बैठे सभी नफूस बुरी तरह उछल पड़े थे और फिर सनावर को देखते ही उसकी तरफ लपके। क्या करके आई हो? कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया उनसे? मीना अपनी मुतफक्कर से उसके सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने तुम्हें देख लिया? क्या रिस्पॉन्स दिया? नाराज़ तो नहीं हुई? इन सब ने सवालात की बुछार कर दी थी। सनावर ने नहायत खामोशी से उन सब के सवालात सुने। फिर उन सब ने सनावर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी और अगले ही पल घबरा गए थे जब उन्होंने सनावर की मुस्कुराहट को कहकों में ढलते देखा। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? मीना अपी हैरान होता ताज्जुब खड़ी थी जबकि सनावर के कह बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे थे। लगता है बहुत बेइज्जती हुई है। सभी का अंदाज़ा कुछ कुछ दुरुस्त ही लग रहा था। पागल तो नहीं होगी? क्यों बिला वजह हंसे जा रही हो? नाज़नीन ने गुस्से से उसे झंझोरा, मगर उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। या अल्लाह, ये तो सचमुच बाउली हो गई है। रॉकी के हाथ पैर फूल गए। सनावर, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, बंद करो ये जिन्नाती कह वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। मीना अपी के असहद परेशान लहजे पर सनावर ने दुपट्टा मुंह में ठोंस कर वो मुश्किल खुद को मजीद हंसने से रोका और फिर निडाल होते हुए बेड पर गिर गई। सनावर, तुम नवाब हसान से मिलकर आई हो? उसकी हंसी थपते ही नाज़नीन ने सवाल किया। नवाब हसान? सनावर ने ज़ेरे लब दोहराया और फिर खीखी करने लगी। बस भी करो, क्यों खामख्वाह दांत निकाले जा रही हो? उसने चिढ़कर सनावर को टोका। अपने दांत निकाल रही हूँ, तुम्हारे तो नहीं निकाल रही। सनावर वो मुश्किल सीधी हुई और दुपट्टे से आंखों में नमी साफ करने लगी। सनावर, जल्दी से बता दो क्या हुआ, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मीना आपी को तो ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ था, बता दूँ? उसने इजाज़त तलब नज़रों से उन्हें देखा। हाँ, जल्दी से पूरी बात बताओ। हूँ तो मीना आपी, बात सिर्फ इतनी सी है। दो घड़ी भर के लिए रुकी कि मीना आपी ने खुश होंठों को तर किया कि मैं इस मंगनी के लिए तैयार हूँ। सनावर ने इतना कहकर छपाक से कमरे से बाहर निकल गई और कमरे में बैठे तमाम अफराद अपनी जगह हक्का बक्का रह गए। ये क्या कहकर गई है? मीना आपी ने हैरत से नाज़रीन को देखा। जवाबन नाज़रीन सभी का मुंह देखने लगी। सभी, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? पता नहीं, मुझे तो पहले ही अपनी समातों पर शक रहता है। क्या वाकई सनावर बाजी इस मंगनी के लिए तैयार हैं? रॉकी की हैरत में खुशगवारियत का अंसर नुमाया था।
मगर क्यों, कब और कैसे, ये वो सवाल थे जिनका जवाब लेने के लिए वो सब सनावर की तलाश में भाग खड़े हुए थे। ईद का दिन आ पहुंचा, लेकिन ये मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका था कि आखिर शहजादी सनावर यकयक नवाब हसान से मंगनी पर कैसे रजामंद होगी। वो भी इस कदर खुशी खुशी कि कल से मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के उसने नहायत एहतमाम से बालों में नकली चोटी ही नहीं परांदा भी डाल लिया। और तो और पान इतना अच्छा बनाने लगी कि दद्दा ने एक ही दिन में 20 ग्लोरियाँ बनवाई थी उससे। मीना पी, नाज़नीन और महरीन की हालत अलबत्ता नाजुक थी। इन सब ने इस बात उगलवाने की सर तोड़ कोशिश की, मगर उसकी खामोशी थी कि ख़त्म होने में ही ना आ रही थी। नाज़नीन और महरीन ने नाराज़गी के तौर पर तमाम कामों से हाथ उठा लिए, मगर वो मज़े से काम निपटाती रही। ईद की सुबह सबके नाश्ते का इंतज़ाम उसी ने किया। सबके कपड़े प्रेस करने और मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी भी उसी ने निभाई। फिर कसाब आया, बकरा भी कट गया और अगले चंद घंटों में मोहल्ले में बांट भी दिया। राकी और सभी ने बकरे की जुदाई में 8-8 आंसू भी बहाए और जब दिन ढलने लगा तब नाज़नीन और महरीन को मजबूरन नाराज़गी ख़त्म करके उस तक आना पड़ा कि शाम को मंगनी के फंक्शन की तैयारी ज़ाहिर है उन्हें ही करनी थी। क्या बना रही हो? महरीन ने रूठे रूठे लहजे में उससे दोस्ती का आगाज़ किया। हुसैनी कबाब। हाय हुसैनी खाला, तुम्हारे हत्थे कब चढ़ गई? महरीन की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि नाज़नीन जलकर रह गई। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नहीं, क्योंकि तरकीब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हुसैनी कबाब बनाते हुए शर्मिंदा होना लाजिम है। वो खासी तरंग में थी। नाज़नीन ने एक बार फिर करे तेवरों से उसे देखा और फिर नाराज़गी से रुख मोड़ लिया। कमाल है भाई, एक तो मेरी समझ में तुम लोग नहीं आते। जब मैं रिश्ते पर राज़ी नहीं थी तब भी तुम लोगों को एतराज़ था, अब राज़ी हो तो भी सब के सब खफा। अही क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो तुम लोग? उसने पतीली में कीमे के साथ कटे हुए लीमू और नमक डालते हुए कहा, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस काया पलट की असल वजह बता दो। मीना भी गुड्डू का फीडर बनाने आई थी। सनावर की बात सुनी तो झट से मुद्दा बयान कर दिया। कोई ख़ास वजह नहीं अभी, बस दुख्तरे मशरिक होना, वालदैन की रज़ा में राज़ी होना मेरे लिए बेहतर था। सो अब मैं तैयार हूँ और आप सबकी भी तो यही ख्वाहिश थी ना, फिर अब इस ख्वाहिश पर अमल दरामद में तामुल क्यों? वो चूल्हा बंद करके उनकी तरफ पलटी, लेकिन वो तमाम एतराज़ात, खदशात, वो मसनूईपन से बेतहाशा उकताहट, इन सब का क्या होगा? वो सब बाहर में गया। आखिर आप लोगों ने कुछ सोच कर ही ये ड्रामा शुरू किया होगा ना। सो अब मैंने भी परवाह छोड़ दी है। कल खला अगर कुछ हुआ भी तो आपसे मदद ले लूँगी। हाँ, अलबत्ता वहाँ जाकर खासी परेशानी होगी। सुना है दीवान खाना आने वालों से भरा रहता है। दिन में 20-25 पान की कलोरियाँ एक वक्त में बनाई जाती हैं। मेहमानों के तवाज़ा के लिए सारा सारा दिन नेमत खाने में घुसना होगा। अल्लाह, कैसा होगा वो वक्त जब पान मेरा ओढ़ना बिछोना होगा और नेमत खाना मेरी क्याम क्या। लेकिन खैर, तब की तब देखी जाएगी। आप आज की फ़िक्र करें, सीख कबाब का मसाला तैयार कर लें, क्योंकि दद्दा को हमारे हाथ के सीख कबाब कभी पसंद नहीं आते। वह तमानियत का अजीम शान मुजाहरा करती हुई किचन से बाहर आ गई, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गई। मीनापी, बात मुझसे हजम नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन अनेक्सी में सनावर और नवाब एहसान की आपस में टक्कर हो गई हो और वह तूफ़ानी किस्म के इश्क में मुब्तला हो गई हो? महरीन के दबाव में गिरा कुल बुलाया था। नहीं भाई, नवाब हसान और उनकी वालदा की बातों से इतना तो मालूम हो ही गया है। उस दिन सनावर अनेक्सी में गई ज़रूर थी, मगर उनसे मुलाकात किए बगैर वापस आ गई। वो तो ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इस हुलिये में सनावर उनसे मिला ही होती तो आज ईद के दिन बकरे की जगह हम और आप कट रहे होते। नाज़नीन ने कबाब तलना शुरू कर दिए। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। महरीन की सुई एक ही जगह अटकी हुई थी। दफ़ा करो भाई, मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ नहीं। ये शुरू से ही ऐसे मार के अंजाम देती आई है, लिहाजा तुम लोग भी आम खाओ, पेट मत गिनो। हमारे लिए तो इतने ही काफ़ी है। चलो, ये राज़ी तो हुई, वरना इतने अच्छे रिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं। चलो खैर, तुम लोग जल्द से यहाँ का काम निपटाओ। मैं सनावर को नया सूट देकर आती हूँ पहनने के लिए। नया सूट? नाज़नीन चौंक गई। हाँ भाई, नवाब साहब की वालदा लेकर आई हैं मंगनी पे पहनने के लिए। मीनापी बताकर किचन से बाहर आ गई। गुड्डू को फीडर देखकर अम्मी के पास छोड़ा, जो आज नया नकोरारा सूट पहनकर अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं थी। मीनापी ने लॉन में कुर्सियां लगाते रॉकी को आवाज़ देकर कोयले सुलगाने की हदायत की और फिर सनावर के कमरे में चली गई। वो बेड पर दराज गालबन दिन भर की थकन उतार रही थी। अब यूँ लेट लेट कर वक्त बर्बाद न करो, शाम तो हो चुकी है, थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा। मीनापी क्यों पजल कर रही हैं? यहाँ कौन सा ग्रैंड फंक्शन हो रहा है? वही घर वाले ही तो हैं, जब दिल चाहा उठकर रस्म कर लेंगे। उस पर कसलमंदी सवार थी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तस्वीरें वगैरह बनेंगी और फिर नवाब हसान भी तुम्हें पहली बार देखेंगे। अभी से ढंग से तैयार होना शुरू करोगी तो मुनासिब रहेगा। अच्छा होता जो कल एक आध घंटे के लिए पार्लर हो आती। लेकिन खैर, अब ऐसा करो, अपने आईब्रोज़ को शेप थोड़ी दुरुस्त कर लो। और हाँ, ये नया सूट तुम्हारी अलमारी में पड़ा है, इसे निकाल दो, मीनापी ने कहा और फिर खुद ही निकाल कर बेड पर फैला दिया। हल्के गुलाबी रंग का गरारा सूट था, जिस पर सुर्ख रेशम का हल्का सा काम किया गया था।
गुलाबी रंग का खूबसूरत सा परांदा भी था जिसके आखिरी सिरों पर छोटे छोटे घुंघरू लगे थे। मीना आपी ने नकली चुटिया खोलकर उसे दोबारा ब्रश से बनाया और नहायत एहतियात से दोबारा चुटिया की शक्ल देती थी। ये लो, सब चीज़ें तैयार है, खूब अच्छा से मेकअप करना, अगर कहो तो नाज़रीन भेज दूँ तुम्हारे पास। उन्होंने जाते जाते पूछा। नहीं आपी, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, उसने फ़ौरन मना कर दिया। चलो अच्छी बात है, मैं ज़रा किचन में हो आऊँ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद सनावर ने एक तवील सांस लेकर उठ बैठी। एक नज़र सूट पर डालने के बाद उसने परांदा हाथ में लिया और उसके घुंघरुओं को देखने लगी। लॉन आबाद होते ही जैसे सरमई शाम की रौनक में इजाफा हो गया था। लॉन कैनवस में सोफ़ा रखकर नवाब हसन और सनावर के लिए नशिस्त का इंतजाम किया गया था। यहीं दोनों तरफ के बुजुर्गों ने उन्हें अंगूठियां पहनानी थी। सोफे के सामने मेज पर रखे गुलदान में महरीन ने लंबी टहनियों वाले गुलाब सजा दिए थे। सोफे के एन सामने दाएं बाएं तरफ गोल मेज़ों के इर्द गिर्द कुर्सियां भी दायरे की शक्ल में रखी गई थीं। इन्हीं कुर्सियों में से एक पर नवाब हसन खासे संजीदा और रंजीदा अंदाज में बैठे थे कि इंतहाई कोशिश के बावजूद भी वो अपनी वालदा महतरमा से मंगनी से पहले सनावर को देखने की जिद नहीं मनवा सके थे। इनसे ज़रा फासले पर सनावर की अम्मी और महनाज बेगम तख्त संभाले अपने अपने ख़ानदान की शराफत और नजाबत के कसीदे पढ़ने में मसरूफ़ थे। महरीन और नाजरीन उनसे काफ़ी दूर चहलकदमी करते हुए खुशगपियों में मसरूफ़ थी। उनकी दबी दबी हंसी की आवाज़ें अलबत्ता वक्फे वक्फे से सबको सुनाई दे जाती थीं और इन सबसे बेनियाज ददा हजूर लॉन के इंतहाई दाएं तरफ शेरवानी उतारे कुर्ते के बाजू चढ़ाए कोयला पर कबाब भूनने की तैयारी कर रहे थे। फिजा में दहकते कोयलों और मसालेदार कबाबों की खुशबू अक्सरियत के ज़ब्र ज़ब्त का इम्तहान ले रही थी। मगर अफसोस कि मीना आपी के सिवा बाकी सबका उनके पास जाना ममनू करार दिया जा चुका था। ज़रा देर बाद मीना आपी भी सीखों में कबाब परोने के बाद वहाँ से चली आई थी। राकी और सभी तो कोयले दहकाने और गोश्त बांटने के बाद बकौल महरीन खासे मैले कुचले हो चुके थे। लिहाजा वो दोनों पहली फुर्सत में नहा धोकर सफ़ेद बुराक कुर्ता पजामा पहने जमे जमाए बालों के साथ नवाब हसन के पास आ बैठे। क्या बात है सबीहुल हसन, आज आप काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं। नवाब हसन सभी की गैर मामूली खामोशी नोट किए बगैर न रह सके। बस हजूर, क्या बताएं, ऐसा घाव दिया है उसने हमें कि जीने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती, ना मौत की आगोश में करार आता है। ऐसा घायल कर देने वाला अंदाज था कि नवाब हसन परेशान हो उठे थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? बकरे की। सभी से पहले रॉकी ने ठक से जवाब दिया। बकरे की? नवाब साहब की हैरत बजा थी। जी हाँ, वही बकरा जो कि 1 घंटे कबल कट और बच चुका है, जिसके कबाब थोड़ी देर बाद हम और आप नोश फरमाएंगे। रॉकी ने नहायत एहतमाम से फ़ज़ा में कबाबों की खुशबू को महसूस किया था। ऐसी अजीम जुदाई का सदमा दिया है उसने कि रातों रात शायर हो गई हम तो। सभी की सरदाह पर वो दोनों ठठर कर रह गए। क्या वाकई ये इंकशाफ नवाब के साथ साथ रॉकी पर भी हुआ था? 100% वाकई हुजूर, कहिए तो नमूना पेश करूं। झट इजाज़त तलब की गई थी। इरशाद इरशाद। हाई को अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी रात ही बनाई है। सभी ने बाल संवारते हुए हाई को अर्ज़ की थी। रात भर खिड़की के बाहर बोलता रहा एक बकरा। ये क्या है साहब? नवाब साहब ने खासी संजीदगी से पूछा था। हाई को है जनाब। ओ अच्छा अच्छा, मैं समझा शायरी है। वाह भाई, बहुत खूब। सभी का चेहरा खुल उठा। दूसरी हाई को पेश खिदमत है, ज़रा तवज्जो कीजिए। सभी खंकारा था। बूढ़े बालों और गजाली आंखों वाला। मैंने देखा एक बकरा, माशाल्लाह क्या खूबसूरत बकरा है। गालबन ये वही बकरा था जो रात भर खिड़की से बाहर बोलता रहा था। नवाब साहब झूमते हुए अंदाज़ा लगाकर बोले। हाँ बिल्कुल। अब तो फिर वो शायरी कहाँ है जो आपने रात को बनाई थी? क्या मतलब? सभी की आंखें निकल आईं। मम्मी, मेरा मतलब है ऐसी शायरी तो मैं यहाँ बैठे बैठे बना सकता हूँ। बहुत खूब, तो बनाइए ज़रा। सभी ने राकी के दावे को चैलेंज किया। ठीक है, ज़रा सुनिए। रॉकी ने बाकायदा लहक कर अपनी शायरी का आगाज़ किया। हिनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फ़ें, वाह वाह, आगाज़ शानदार था। नवाब साहब दादो तहसीन दिए बगैर न रह सके, जबकि सभी पहलू बदल कर रह गया। शुक्रिया शुक्रिया अर्ज़ किया है। राकी पूरी तरह फैल चुका था। हिरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फ़ें, कद लैला के मजनू सा, रंगत रांझे जैसी। इसे देख के कहता हूँ, ए काश ए काश तुझे रब ने बकरा ना बनाया होता। रॉकी की नज़म तमाम हुई तो हाज़रीन सकते के आलम में थे। न वाह वाह की आवाज़ बुलंद हुई, न किसी के ने हाथ आगे बढ़ाकर थपकी दी। रॉकी ने डरते डरते आंखें खोलकर सभी और नवाब हसन की तरफ देखा जो टिकटिकी बांधे उसे घूर रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उसे सुनकर मालूम हुआ कि ये शायरी वाकई बनाई गई है। नवाब साहब ने उसे ऐसे दिलगीर अंदाज में कहा कि रॉकी सर खुजाकर रह गया था और सभी ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। महरीन, जाओ भाई, सनावर को यहीं ले आओ। बेचारी शर्म के मारे अपने कमरे में घुसी बैठी है। अम्मी की आवाज़ पर नवाब हसन ने कदरे सुकून का सांस लिया। किसी को ख्याल तो आया। महरीन फ़ौरन उठकर चली गई। सनावर गालबन कपड़े चेंज कर रही थी। बंद दरवाजे से ही महरीन को लौटा दिया तो वो दोबारा चली आई।
जहाँ हर फर्द अपने सामने सलाद, रायता, पुदीने और इमली की चटनी रखे सीख कबाब और कलेजी के कबाबों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और दद्दा थे कि जी भर कर सब्र आजमा रहे थे। कमाल है, इतनी देर। नवाब हसन उकताए उकताए लग रहे थे। किस में? सभी चौंका। आने में? किसके आने में? सुना सना मम्मा, मेरा मतलब है कबाबों के आने में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो बर वक्त संभले थे। फिर सभी तो दद्दा की तरफ चला गया, मगर उनकी निगाहें बरामदे के आसपास भटकने लगी, जहाँ से किसी भी वक्त सनावर बरामद हो सकती थी। ओफो भई, अब आ भी चुको। वो सलाद के पत्ते दांतों से कुतरने लगे। शाम के सरमई रंग में स्याह रंग घुलने लगा था। इस मलगजे अंधेरे में रॉकी लॉन की तमाम लाइट्स ऑन कर रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक से महसूस होते हुए नवाब हसन ने यूं ही सर उठाकर सामने देखा, और फिर अगले ही लम्हे उनकी निगाहों के साथ साथ दिलो दिमाग पर बेबिजली चमक गई। वो जो कोई भी थी, बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए नवाब साहब अपनी जगह साकित से रह गए, क्योंकि वो लड़की अजनबी और उसका हुलिया इस माहौल से कतई मुताबिकत नहीं रखता था। वो डार्क मैरून शोरमीदार पजामे और फ्रॉक में मलबूस थी। बड़ा सा दुपट्टा स्टाइलिश अंदाज से ओढ़ा गया था। तराशीदा बाल कंधों तक लहरा रहे थे और वो नहायत एतमाद से कदम उठाती लॉन की तरफ आ रही थी। हाय, मैं मर गई। ओह नो, ये क्या किया इसने? उफ, बेइज्जती। ये कौन है? नवाब साहब हसन अपने इतराफ से उठती आवाज़ों से बेनियाज होकर सभी से पूछ रहे थे। ये सनावर की दोस्त हैं? नहीं, खुद सनावर, लेकिन नहीं, मालूम नहीं। सभी जाने क्यों हिकला रहा था। बहन, ये शहजादी सनावर, इसके बालों को क्या हुआ? महनाज बेगम पूछ रही थी, मगर बहन साहबा का बस नहीं चल रहा था। लौन फटे और वो इसमें समा जाए। मीना आपी तो मिट्टी का बांधू बनी बैठी थी। हैरान परेशान सी नाजनीन ने मीना आपी को मतवज्जा करने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो उनकी गोद में ही लुढ़क गई। महरीन का रंग भी फीका पड़ चुका था और रॉकी चौकन्ना अंदाज में मेज़ के करीब खड़ा था, ताकि वक्त ज़रूरत इसके नीचे घुस सके। अस्सलाम वालेकुम। सनावर के सलाम का जवाब कहीं से भी नहीं आया था, और मैं हूँ शहजादी सनावर, अपने असली और हकीकी रूप के साथ। उसने लम्हा भर के लिए नवाब हसन की आंखों में झांका। मसनूईपन का खेल खेलते खेलते मैं उकता गई थी, इसलिए आज खुद अपनी शख्सियत के साथ आप सबके सामने चली गई। यकीनन आप सबको हैरत हो रही है, मगर मैं दोगलेपन की इंतहाओं को नहीं छूना चाहती, इसलिए आज इतनी हिम्मत कर डाली। वो बहुत इत्मीनान से एक कुर्सी संभाल कर बैठ गई। नवाब हसन चंद कदम आगे आकर जांचती नज़रों से उसे देख रहे थे। अम्मी मुरझाए से अंदाज में तख्त पर बैठ चुकी थी। ये ठीक है कि मैं नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र भी है, लेकिन ये भी याद है कि हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं। वो बहुत सी रवायात जो कई 100 साल कबल नवाब ख़ानदान की पहचान समझी जाती थी, आज उन्हें अपने साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं। हम पान नहीं खाएंगे, गरारा नहीं पहनेंगे, गैर ज़रूरी रसूमात पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो भी हमारा ख़ानदानी इज़्ज़त वक़ार में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बफ़ज़ल खुदा हमारे बुज़ुर्गों की तलीम व तरबियत से हमारे इखलाक व अक़दार में वो शाइस्तगी मौजूद है जो किसी अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और महनाज आंटी, मंगनी का जो सूट आप लेकर आई थी, जू का तू पड़ा है। मैंने इसलिए नहीं पहना कि हो सकता है वो मेरे लिए ना हो। अपनी बात खत्म करके वो कलाइयों में पड़ी चूड़ियों से खेलने लगी। माहौल पर सन्नाटा जू का तू मौजूद था। नवाब हसन और महनाज बेगम हैरत के बाइस और बाकी अफराद शर्मिंदगी के बाइस साकित थे। कितने ही लम्हे यूं ही गुजर गए। तब सनावर इस तवील और बेमानी खामोशी से उकता कर उठ खड़ी हुई, मगर अभी वो 2 कदम उठा ना पाई थी कि नवाब हसन उनके सामने आ खड़े हुए और बगौर उसे देखने लगे। तो आप वो नहीं जो नजर आती थी? चंद लम्हों बाद उनकी आवाज़ गूंजी थी। जी हाँ। उसने सर उठाकर गलती तस्लीम की। वालदा मोहतरमा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं। उनकी आवाज़ सुनकर सनावर का रंग उड़ गया और बाकी सब का सांस रुक गया। बल्कि बहुत पसंद है। नवाब हसन ने अपना अधूरा जुमला मुकम्मल किया और पूरा लॉन मुख्तलिफ किस्म की चीखों से गूंज उठा था। सनावर ने तवील सांस लेते हुए सर उठाकर देखा। नवाब हसन की आंखें अंदरूनी खुशी से जगमगा रही थी। मुझे मेरा आइडियल मिल गया है। ओ यस, यू आर माई आइडियल। नवाब हसन किसी नौउम्र बच्चे की तरह चिल्लाए थे और फिर बर्क रफ्तारी से महनाज बेगम की तरफ मुड़े। मामा, मैं आपकी खुशी में बखुशी राजी हूँ। लिहाजा जो काम आपके हाथों सर अंजाम होना था, वो काम अब नवाब हसन आज़म बजाते खुद सर अंजाम देंगे। उन्होंने चहकते हुए अपनी वालदा के हाथ से अंगूठी ली और लम्हे भर में पलटकर सनावर का हाथ थाम लिया। अरे अरे, वो एकदम बौखला गई। जितना तंग करना था आप कर चुकी, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मगर हाँ, वो एक लम्हे को खामोश हुई। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं भी आपको पसंद हूँ कि नहीं। अल्लाह रे मुसीबत, वह गड़बड़ा सी गई। नवाब हसन के हाथों में उसका हाथ हल्का सा कपकपाया तो उन्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। याहू का नारा लगाते हुए उन्होंने पुरजोश अंदाज में अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। सभी का कैमरा कितनी ही देर से इस लम्हे के इंतजार में था। दद्दा सूरत हाल को जांच कर झटपट कबाबों पर झुक गई। अमीर महनाज आंटी तख्त पर सर जोड़े मुस्कुरा रही थी। मीना अपनी मुंह फाड़े आंखें फैलाए हैरान खड़ी थी। उनके अकब में रॉकी धमाल डाल रहा था। नाज़रीन और महरीन
बेतहाशा मुस्कुराते हुए अंगूठी पर नजरें जमाए खड़ी थी। नवाब हसन की मोहब्बत लुटाती निगाहें सनावर के चेहरे पर जमी हुई थी और सनावर के चेहरे पर फैली मद्धर मुस्कान सभी का कैमरा चंद सेकंड में इन खुशगवार लम्हात को हमेशा के लिए कैद कर गया और इसके साथ ही मुबारक सलामत का दौर शुरू हुआ। मुंह मीठा करने की बजाय सब के सब दद्दा के बनाए गए कबाबों पर टूट पड़े और सनावर अपने हाथ में दमकती अंगूठी पर नजरें जमाए सोच रही थी, मालूम नहीं हम लोग रूप बहरूप का खेल खेलते खुद को कहाँ तक धोखा देते। अगर उस रोज़ अनेक्सी में ना चली गई होती। वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था जब वो तैश के आलम में अनेक्सी की तरफ गई थी, मगर नवाब हसन के कमरे में दाखिल होने से कबल चंद बातों ने उसे चौंका दिया। ये नवाब हसन थे जो सख्त उकताए हुए अंदाज में कह रहे थे, फॉर गॉड सेक ममा, मैं तंग आ गया हूँ इस सारी सिचुएशन से। इन गुस्सों में मेरे पाँव सुकड़ने लगते हैं और पजामे में बंद टांगे जीन्स को तरस गई हैं। आप जनाब अदाब करते करते मेरी ज़ुबान थक गई है। वक्त बे वक्त मुहावरे बोल बोल कर मैं चकरा गया हूँ और मेरे कान मुशायरों की रिकॉर्डिंग सुन सुन कर थक चुके हैं। मैं मीर और गालिब को मज़ीद नहीं पढ़ सकता। मेरी आंखें शेक्सपियर और हार्डी को पढ़ने के लिए बेताब हैं। मेरी खिड़की के बाहर खाए पानों का ढेर लग चुका है और ये घर, मुझे लगता है इस हवेली नुमा घर में चंद बहदरू हैं जो सफ़ेद लिबास में यहाँ से वहाँ बेआवाज़ कदमों से चलती फिरती हैं, जो सोच सोच कर हंसती हैं और जिनसे कोई गलती सर्जन नहीं होती। यूँ लगता है जैसे वो मेस्मराइज की कैफियत में हरकत करती हैं, एक बने बनाए सांचे में ढली हुई लड़कियाँ। ओ नो ममा, मैं किसी रोबोट नुमा लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे एक जीती जागती हंसती खेलती ज़िंदगी से भरपूर लड़की चाहिए। ये बोबो टाइप शहजादी सनावर मेरे साथ बिल्कुल सूट नहीं करती, जो मिन मिन करके बोलती हो और हम वक्त डरी सहमी सी अपने दुपट्टे की पनाह में छुपी रहती हो। और फिर अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो क्या ये उस पर जुल्म नहीं होगा जब उसे हकीकत मालूम होगी। सो प्लीज़ आप आज ही उन लोगों को बता दें। हम ख़ानदानी नवाब तो हैं, मगर नवाबों की ये ज़ाहरी खसूसियात हम में मफकूद हैं और उनकी आमद पर जो पानदान, ख़ासदान और चांदनियाँ बिछाई गई थी वो सब किराए की थी। हमारे घर में दीवान खाना नहीं ड्राइंग रूम है, नेमत खाना नहीं बावर्ची खाना है और हम भी वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे बाकी सब लोग। और ये भी कि हम अपनी शाहाना एतवार अपनी जागीरों के साथ हिंदुस्तान में ही छोड़ आए थे। डोंट बी सिली, तुम्हें मालूम है ये सब के सब कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे ख़ानदानी लोग तो ढूंढने से नहीं मिलते। और सनावर, वो लड़की तो मुझे इतनी पसंद है कि बस। महनाजन की बात पूरी होने से कबल ही वो अनेक्सी से वापस लौट आई थी और दरअसल असल सूरत हाल जानने के बाद ही उसने मंगनी पर रजामंद हुई थी। तुम अभी से कहाँ खो गई? अभी तो नवाब साहब सामने बैठे हैं। नाज़नीन ने उसे टोका दिया तो वो चौंक सी गई। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। खुश होना मीनापी उसके चेहरे को खोज रही थी। वो खुद को दो गहरी नज़रों के हिसार में महसूस करते हुए मुस्कुरा दी। और कौन कहता है कि हकीकत बहुत तल्ख होती है? बाज़ुकात इसके बरक्स भी तो होता है ना। दो वो चेहरों पे झिलमिलाती रोशनियों को देख रही थी, इस हकीकत को भी जो बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल का पैगाम सुनकर उसके सामने खड़ी थी, पैगाम बनकर उसके सामने खड़ी थी। एक इंसान की ज़ात ही उसका असल तशख़्ख़ुस है, जिसे छुपाने की कोशिश की जाए तो सरासर नुकसान होता है। थैंक गॉड मैं किसी भी नुकसान से बच गई। उसने सर उठाकर आसमान पे चमकते चांद को नज़र भर कर देखा, फिर सबके साथ कबाब उड़ाने में मसरूफ़ हो गई और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल दूसरे नावल्स की तरह पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।